हेलो। गुड इवनिंग। मतलब शाम से ऑफिस से आने के बाद से ही सोच रही थी कि साइंस की क्लास करवाऊँ न करवाऊँ, लास्ट दिन है, बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे। बट फिर ऐसे दिमाग में आ रहा था कि जैसे बच्चों 4-5 बच्चों के तो दिन में ही मैसेज आ गए थे कि दीदी साइंस रिवाइज करवा दो। तो फिर ऐसे सोचा कि अगर 10 बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल करवा दूंगे ना। तो फिर जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, तो बिल्कुल अपन करते हैं ना। जस्ट 1 घंटे में पूरी साइंस रिवाइज करवाएंगे। मैं जैसे बिल्कुल वही सोच के करवाऊंगी कि जैसे मेरे घर में बिल्कुल छोटे भाई बहन है जिनका कल एग्जाम है, मैं उनको कैसे पढ़ाती, तो मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगी आपको। जो इम्पोर्टेंट नहीं है या जो मतलब कम पॉसिबिलिटी है उसको बिल्कुल कटवाती चलूंगी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हाईलाइट करती चलूंगी। जस्ट क्लास लेने के बाद एक बार 10 मिनट के लिए फिर से जस्ट जो जो पॉइंट बताओ ना वो पढ़ लेना। 5 में से 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे कैसे आ जाएंगे। राजस्थान पुलिस के मैंने जैसे बताया था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करवाया था, बट फिर भी खूब सारे क्वेश्चन आ रखे थे। मतलब साइंस में खूब सारे क्वेश्चन आ रखे थे अपनी इस छोटी सी पीडीएफ से ही, है ना। तो देखो, जैसे कि सबसे पहले शुरू करते देखो। हम्म हम्म, ये तो कोई ना छूने वाले रोग, ठीक है। ये देखो, संक्रमित पानी और भोजन से होने वाले रोग बिल्कुल पूछते रहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा रोग संक्रमित मतलब जैसे खराब खाना खाने या खराब पानी पीने से होता है, बिल्कुल पूछते हैं। बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है। रोग वाले टॉपिक से एक से दो, एक मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक या कम से कम दो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे पटवारी में मैंने उस टाइम बोला था ना कि 5 में से 3 क्वेश्चन आ रखे थे अपनी पीडीएफ से, और उस 3 में से 2 मतलब ये डिजीज वाले पोर्शन से आ रखे थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5 में से 2 तो डिजीज वाले पोर्शन से दे दें, है ना। तो देखो, संक्रमित पानी और भोजन से होने वाले रोग, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको ट्रिक पहले बताई थी, जस्ट वही है। चलो, क्लियरिटी तो है ना। देखो, बिल्कुल जैसे कि संक्रमित पानी और भोजन से होने वाले रोग, बिल्कुल वही गंदा पानी या भोजन खाने वाला काली टाई पहनकर हिप हॉप डांस करता है। वहां पे बताया था ना, बेचारा गंदा खाना या गंदा पानी मिल रहा है तो क्या करेगा, काली टाई पहनकर हिप हॉप डांस ही करेगा, है ना। काली टाई बिल्कुल यहाँ पे जैसे ये काली मतलब हेजा कोलेरा, जैसे बोलते भी तो है ना, हेजा हो गया तो वही है ये हेजा कोलेरा, है ना। टाई, टाइफाइड, ये हेपेटाइटिस, पोलियो और पेचिस, ठीक है, हिप्पो, है ना। हेपेटाइटिस, पोलियो, पेचिस। और हेपेटाइटिस बी, ए और ई, हेपेटाइटिस ABCDE होता है, जिसमें ए और ई मतलब गंदा खाना या भोजन से होता है, जो भी है गंदा खाना और पानी से होता है। और BCD होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट या जब ब्लड ब्लड चढ़ाते हैं ना एक दूसरे को, उससे। तो जो ए और ई है वो इससे होता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट देखते चलेंगे, बिल्कुल आधा आप देखना, बिल्कुल लास्ट में आधी चीजें आज वैसे ही कटवा दूंगी, जस्ट आधी चीजें ही पढ़ जाना, है ना। तो देखो, वैसे ही अपने बहुत कम करा, लिमिटेड करा है ना। तो हो गया ये, इसकी मतलब सबकी ट्रिक है, कोई दिक्कत ना है। मच्छर से होने वाले रोग सारे एक जगह लिख दिए, है ना। जैसे कि देखो ये जो मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, देखो मादा एनीफिलीज। अगर देखो मलेरिया होता तो प्लाज्मोडियम के कारण है, लेकिन एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाता कौन है, मादा एनीफिलीज, ठीक है। तो मलेरिया मादा एनीफिलीज, तो मतलब इसका वो हो गया, वाहक हो गया, और रोगजनक प्लाज्मोडियम, ठीक है। ऐसे ही मादा एडीज जो भी बच गए ना सारे, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, पित्त जबरजी का बुखार, वो सारे मादा एडीज से होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मादा क्यूलेक्स, ओबियसली नाम भी नया सा है तो डिजीज भी देखो नई सी है। जापानीज एंसीफिलाइटिस और हाथी पाव रोग जिसको फाइलेरिया बोलते हैं, है ना, वो किससे होते हैं, मादा क्यूलेक्स से। मतलब एक साथ ही जितने भी ओबियसली आते रहते हैं मच्छरों से होने वाले रोग, तो एक जगह सारे सल्टा दिए, है ना। तो देखो, वायरस से होने वाले रोग देख लो, बिल्कुल वायरस से होने वाले रोग अपन नहीं करेंगे इसकी कोई ट्रिक, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंजा, फ्लू वगैरह जो भी आते रहते हैं वो सारे वायरस से हैं। तो देखो मतलब जो भी मतलब बहुत सारे हैं देखो, है ना। तो जितने भी फ्लू वगैरह हैं, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू, सब। लेकिन जो अपन बैक्टीरिया है ना उसके बिल्कुल लिमिट है। तो बैक्टीरिया जरूर देख लेते हैं, जितने भी नए रोग आ रहे हैं वो वायरस के कारण ही है ना। 1 मिनट, विजिबल तो है ना, ठीक है, हाँ अब विजिबल है ना। तो देखो, ये भी कंटिन्यू देखना पड़ेगा, विजिबिलिटी वाला भी। नहीं, मैं वही पिछली बार की तरह मैं करवा के चली जाऊंगी और फिर बोलोगे मैम दिखाई तो दिया ही नहीं। तो देखो, प्रोटोजोआ से देख लो, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बिल्कुल ट्रिक है। और जो बाद में जितने भी बचेंगे वो वायरस से होते हैं, जितनी भी नई नई डिजीज आती है ना पीछे, बिल्कुल अपने ये कोविड-19 वगैरह आया था उनके सब के पीछे वायरस ही था, ठीक है। तो देखो, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बिल्कुल देख लो। ट्रिक अपन ने बिल्कुल करी थी कि प्रीति जिंटा को मलेरिया ल्यूकेरिया हो जाता है, जिससे वो काली हो जाती है और 25 दिन तक शूटिंग नहीं करती, सोती रहती है प्रायरिया से इनके घर, है ना। तो देखो, प्रीति जिंटा को लेके बिल्कुल वो बनाई थी। तो देखो, प्रोटोजोआ से कौन से रोग, मलेरिया, ल्यूकेरिया, काली,
काला आजार, यहाँ पे काला आजार, ऊपर अपन पढ़ के आए थे कोलेरा हेज्जा, जो गंदा खाना खाने या पानी से होता है वो होता है कोलेरा हेज्जा, और ये है काला आजार जो प्रोटोजोआ से होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहते हैं काला आजार प्रोटोजोआ से, है ना। ये देखो 25 25, है ना, और सोती सोती रहती है तो इसलिए उसको क्या है, निद्रा रोग है ना। और प्राई पायरिया, ठीक है। तो ये हो गए सारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। एक बार जस्ट समझ के आप जस्ट रीड आउट कर लोगे, 100% याद हो जाएंगे, ठीक है। जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से, बिल्कुल अपन ने पीछे करा था, मतलब जितना भी मतलब वो क्या बोलते हैं, टीटी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को लेकर ट्रिक बनाई थी। तो देखो जल्दी जल्दी देखते हैं ना। देखो मतलब देखो इन ट्रिक में ही पढ़ लेंगे अपन जो भी है। देखो टीटी की पत्नी एन टाइम पर ट्रेक प्रातिक काली हो जाती है। यहाँ पे टीटी है, एक तो है टीबी, एक है टाइफाइड, ये है एंथ्रेक्स, ये है ट्रेकोमा, और ये है काली खांसी। काली खांसी जिसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, व्हिपिंग कफ वगैरह बहुत अच्छे से देखेंगे थोड़ा आगे, क्योंकि डिजीज वाला बहुत अच्छे से किया अपन ने। 5 में से 2 क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ से मिलेंगे ना, या एक तो 100% मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो टीटी मतलब वही टिब्बी, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, ट्रेकोमा, काली खांसी, ये टीबी, टीबी हो ही गया है ना। एक मिनट, ये टाइफाइड टिटनस है, ये तो टीबी हो ही गया। ये टीटी है टाइफाइड और टिटनस, ठीक है। ये टीबी 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 हो गया, ठीक है। तो काली ओबियसली अपने वहाँ पे देखी आई काली खांसी। यहाँ पे निमोनिया, सरफ सिफिलिस और लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग होता है ना उसको लेप्रोसी भी बोलते हैं। कुछ वर्ड को इंग्लिश में भी याद करना, जैसे कि काली खांसी को पर्ट्यूसिस बोलते हैं, ऊपर अपन पढ़ के आए हैं कोलेरा हेज्जा को कोलेरा बोलते हैं, और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी बोलते हैं, क्योंकि ये इतने कॉमन हैं कि आपको ऑप्शन में लेप्रोसी मतलब लिखा मिल जाएगा, है ना। तो लेप्रोसी, ठीक है, बिल्कुल हो गए, है ना। शायद कोई थोड़ी सी हो रही है बीमारी जो बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसमें टीटी हर पलगानों को गहराइयों में जाकर सुनता है। पल, प्लेग, गानो, गोनेरिया, और गहराई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्थ, तो ये हो गया डिप्थीरिया, ठीक है। यौन संपर्क से होने वाले रोग, है ना, लो पता ही है। देखो गोनेरिया, ल्यूकेरिया, सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कौन से, BCD, ए और ई अपन बिल्कुल ऊपर पढ़ के आए हैं, गंदा खाना और भोजन से, मतलब गंदा खाना जो भी है, गंदा खाना पानी, ठीक है। हाँ ये देख लो, बिल्कुल मिस्र इंद्रधनुष, जो छोटे बच्चों के टिक्के लगते हैं ना, बिल्कुल मैंने इसलिए लिख दिया है कि एक तो बहुत जनरल साइंस से रिलेटेड है ना, सबको पता होना चाहिए। दूसरा जो मानव रोग है ओबियसली वो इससे भी उससे भी तो जुड़ा हुआ ही है ना। तो देखो बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। पहले जब मतलब बहुत पहले टिक्का लगता था DPT, अब भी लगता है, बट अब उसको पेंटावेलेंट में इंक्लूड कर लिया। पहले DPT है, बिल्कुल एग्जाम का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है DPT, है ना। तो DPT होता है, देखो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। पर्ट्यूसिस क्या है यहाँ पे, काली खांसी, तो वो ऐसे भी दे देंगे, इसकी जगह काली खांसी भी दे देंगे ना। तो DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, पहले ये टिक्का लगता था, अब लगता है छोटे बच्चों में पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटा का मतलब हो गया 5, पेंटा 5, 5 बीमारियों के लिए लगता है पेंटावेलेंट वैक्सीन, है ना। जिसमें DPT को इंक्लूड कर लिया। 2 हो गए हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, दोनों बी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, ये पेंटावेलेंट में हो गया ना। अब देखो हिब वैक्सीन, हिब का टिक्का लगता है। हिब वैक्सीन 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो हिब मतलब किस के कारण होने वाली बीमारी आप पूछ लेते हैं। तो देखो हिब, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो ये हो गया मेनिनजाइटिस और निमोनिया, है ना। जो हिब वैक्सीन है वो मतलब हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी से होने वाली बीमारियों से बचाव करता है। देखो 2 क्वेश्चन बन गए। हिब वैक्सीन मतलब किससे होने वाली बीमारी से बचाव करता है, तो वो हो गया हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी के कारण होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, तो वो हो गया मेनिनजाइटिस और निमोनिया। ये बिल्कुल दिमाग से रिलेटेड है, निमोनिया तो आप जानते ही हो ना, श्वास से रिलेटेड, ठीक है। तो मेनिनजाइटिस और निमोनिया, ठीक है। हिब वैक्सीन हो गया। पेंटावेलेंट वैक्सीन बिल्कुल हो गया, 5 हो गए, 2 3 तो वही DPT और 2 बी, ठीक है। रोटा वायरस, रोटा वायरस मतलब बच्चों में रोटा वायरस की वजह से दस्त लगते हैं, तो इसके लिए रोटा वायरस वैक्सीन हो गया। MMR हो गया, मीजल्स, मम्स, रूबेला, बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट भी मतलब बहुत एक्टिव है, टिक्के मतलब आंगनबाड़ी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लगते हैं ना, तो MMR बिल्कुल देखना, मीजल्स, मम्स, रूबेला। BCG वैक्सीन जैसे बच्चा होते ही बिल्कुल उसके कंधे पे टिक्का लगता है ना, वो जस्ट 24 आवर ऐसे कुछ, तो वो होता है BCG का टिक्का, और वो होता है TB के लिए, वो TB की रोकथाम के लिए, है ना।
पीसीजी का टीका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखो भारत सरकार है ना 2025 तक टीबी जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं उसको खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो वर्ल्ड का टारगेट है वो है 2035, भारत सरकार का है 2025, बिल्कुल करंट का है ना, तो इसको भी दिमाग में रख लेना बिल्कुल। स्विच स्विच देखो ये पोलियो स्विच है वो पोलियो से रिलेटेड है। अब ट्राईवेलेंट की जगह बाईवेलेंट टीका दिया जाता है, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बाई चांस स्विच दे दे तो दिमाग में होना चाहिए हाँ ये पोलियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो हो गया बिल्कुल। हाँ ये देखो हेपेटाइटिस बी अपन अभी बिल्कुल पढ़ के आए, जो पेंटावेलेंट में कौन से टीके हैं, 3 तो डीपीटी, फिर हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी। तो हेपेटाइटिस बी है ना वो जैसे प्रेगनेंसी में या फिर जो मदर मतलब दूध पिलाती है ना बच्चे को, तो उसकी वजह से बच्चे में फैल सकता है, इसीलिए मतलब हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाए जाते हैं, है ना। एक मिनट। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। जस्ट थ्योरी है बस, है ना, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ठीक है अपन पढ़ी है ऊपर। अब देखो आहार पोषण, मैं नहीं पहले मैंने पढ़ा दिया था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इससे आहार पोषण में कोई कमी रह जाए तो उससे डिजीज होती रहती है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा देख लिया था। बट अभी इसको और भी छोटा कर देते हैं, जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है वो बताती हूँ आपको। देखो अगर प्रिंट निकलवा रखा है तो जस्ट वहीं पे क्लास लेते रहो और काटते रहो, ताकि दूसरी बार 10 मिनट के लिए रिवाइज करो ना, तो जस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वही रिवाइज कर लो और आपका 100% हो जाएगा ना। तो देखो भोजन के अवयव देखो बिल्कुल, प्रोटीन मत पढ़ना ये थ्योरी, क्योंकि ये पोषण आहार नहीं दे रखा, बल्कि मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे रखा। हर चीज़ का मतलब साइंस का बेसिस तो यही है। पटवारी में और आपके पुलिस में खूब सारे क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल इस छोटी सी पीडीएफ से, है ना। तो देखो प्रोटीन बिल्कुल मत पढ़ना, है ना, नहीं दे रखा। हाँ ये जो पढ़ना है वो बिल्कुल बता देती हूँ। प्रोटीन कुपोषण से जो दो बीमारियां होती है ना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक्स में दे रखी है, बिल्कुल देख लेना दोनों को। ये हो गई क्वाशियोकोर और कोर और मेरास्मस रोग। क्वाशियोकोर और मेरास्मस रोग बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों किसकी वजह से, प्रोटीन की कमी से। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस क्वाशियोकोर, बस मत पढ़ना है, थ्योरी भी मत पढ़ना है ना, बस इतना से ध्यान रख लेना। देखो क्वाशियोकोर और ये मेरमस, ये छोटा सा नाम है, ये इसके कंपेयर में बड़ा नाम है। तो छोटा सा नाम है मतलब 1 साल से कम आयु के बच्चों में होता है ना। और ये क्वाशियोकोर थोड़ा बड़ा नाम है, ये 1 से 5 साल के बीच के आयु के बच्चों में, बस ठीक है। विटामिन चलते हैं बिल्कुल पटवारी में सीधा सीधा आया था, जल में घुलनशील विटामिन बी सी, बट आप मत देखना आपके नहीं दे रखा है ना। तो देखो ये, अब मैं नहीं बोलूंगी कि इन विटामिन के रासायनिक नाम वगैरह देख लो, है ना, बस ये देख लेना इनके अभाव से रोग कौन से होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और उनको रात में नहीं दिखता है ना, तो भले ही थोड़ा बहुत देख लेना, रासायनिक नाम देखो तो रेटिनॉल, लेकिन दे नहीं रखा, ठीक है। तो ये बिल्कुल विटामिन ए से रतौंधी, B1 बेरी बेरी, थोड़ा थोड़ा देख लेना। काम की चीजें हैं बिल्कुल, देखो काम की चीजें हैं वो ये हैं B6 9 और 12, सीधा बोल देते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया होता है। तो ये तीनों विटामिन है जो मतलब एनीमिया होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी, सीधा सीधा कभी कभार तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमीनिया, उत्तर देंगे रक्त अल्पता, मतलब रक्त की कमी, है ना। तो देखो रक्त की कमी या एनीमिया के पीछे कौन से तीन वो विटामिन उत्तरदायी हैं, B6 9 12, तीन का पाड़ा ही तो है ना, 6 9 12, ठीक है। इसमें जैसे कि बिल्कुल देखो B9 है वो फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड मतलब जैसे ही कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको स्टार्टिंग के 3 महीने में छोटी छोटी टेबलेट देते हैं ना, वो होती है फोलिक एसिड। मतलब जो मतलब बच्चे का है ना वो भ्रूण का 3 महीने तक मतलब उसका मस्तिष्क और मेरुरज्जु का विकास होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब फोलिक एसिड का काम होता है ना। तो फोलिक एसिड बिल्कुल वही लिखा आगे, भ्रूणावस्था में मस्तिष्क और मेरुरज्जु का विकास, है ना, बिल्कुल देख लेना। विटामिन ये भी कई बार आ जाता है बट आपके नहीं दे रखा तो नहीं पढ़ेंगे ना, कि कोबाल्ट कौन से विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12, ठीक है। बिल्कुल बस थोड़ा थोड़ा देख लेना। रिकेट्स हड्डियों से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली किससे होगा, विटामिन डी से, है ना। कुछ ज़्यादा ही चमक आ रही है बोर्ड पे, कोई ना। हाँ टोकोफेरोल मतलब विटामिन ई से बांझपन, है ना। ये देख लो बिल्कुल विटामिन के, बिल्कुल राजस्थान पुलिस में आ रखा था बिल्कुल ये का, ये मैं बता रही हूँ ना, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आ रखे हैं उठ उठ के, है ना। तभी तो मतलब देखो कोई ना छोड़ो, वो अब प्रचार नहीं करना अभी, बिल्कुल अपन अपनी काम की बातें करते हैं। विटामिन के, है ना, विटामिन के बिल्कुल मतलब इससे रक्त का थक्का नहीं जमता, है ना, ठीक है।
विटामिन के, ई देख लेना थोड़ा सा, मतलब ये डी देख लेना, बिल्कुल रिकेट्स डिजीज हो जाती है ना, हड्डियों से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट थ्योरी नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, नहीं दे रखा आपके, क्यों पढ़े अपन, ठीक है। देखो बता देती हूँ जो नहीं पढ़ना, है ना। कार्बोहाइड्रेट कुछ भी मत पढ़ना, है ना, ये मत पढ़ना, ये टेबल भी मत पढ़ना, फ्रक्टोज वाली, लेक्टोज, सुक्रोज, आर एस प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके नहीं दे रखा तो क्यों पढ़े अपन, ये टेबल मत पढ़ना, ठीक है। ये मत पढ़ना, नीचे ये भी मत पढ़ना, वसा मत पढ़ना, खनिज लवण मत पढ़ना। हाँ ये देख लेना बिल्कुल आगे, विभिन्न तत्वों की कमी से होने वाले विकार, है ना, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियो बोलते हैं हड्डी को, तो मतलब कैल्शियम सबसे ज्यादा हड्डियों के लिए काम आती है ना, तो ओस्टियोमेलेशिया रोग कैल्शियम की कमी से होता है ना, बिल्कुल वही, हड्डियों का नरम पड़ जाना, दर्द रहना, ठीक है। आयरन, आयरन की कमी से अब सबको पता ही, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी, है ना, क्योंकि शरीर में आयरन का कार्य, और आयरन का कार्य क्या होता है शरीर में, देखो थोड़ा इधर कर लेते हैं, शरीर में आयरन का कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऑक्सीजन, मतलब जो अपना आयरन है वो हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे अपन सांस लेते हैं तो सांस के मतलब खून के साथ, जो सांस मतलब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो उस ऑक्सीजन को खून के साथ मिला के सारे अंगों तक लेके जाता है। अपन खाना खाते हैं अपने को ग्लूकोज मिलती है, अपन सांस लेते हैं अपने को ऑक्सीजन मिलती है, फिर वो ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ मिलके सारे अंगों तक चली जाती है, तो जैसे ही फिर ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलती है, एनर्जी बनती है और अपन काम करते हैं, बस इतना सा अपने शरीर का वो है पूरा प्रोसेस, है ना। तो बिल्कुल थ्योरी है जस्ट, फिर भी आपको बता दिए बिल्कुल, है ना। आयरन की कमी से एनीमिया, और शरीर में आयरन का कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऑक्सीजन का वाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आयोडीन बिल्कुल देख लो, आयोडीन की कमी से जैसे वो बिल्कुल वो बचपन में रसायन बोर्ड की बुकों में देखते थे ना, वो ऐसे बिल्कुल ऐसे गला फूल जाता है, जिसको गोइटर घेंगा रोग बोलते हैं, तो वो आयोडीन की कमी से होता है ना, गोइटर घेंगा गलगंड, ठीक है, बहुत सारे नाम है ना। बिल्कुल आगे फिर से देखेंगे अपन, थायराइड ग्रंथि में बिल्कुल आएगा ये ना। शरीर को मिलने वाली ऊर्जा का क्रम कोई फर्क, मतलब भले ही याद करो तो ठीक है, ना याद करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख लेना, बालू मक्खी से काला आजार और सीसी मक्खी से निद्रा रोग, ठीक है। मतलब देखो अपन काला जार ऊपर पढ़ के आए, बिल्कुल वो प्रीति जिंटा वाले में प्रोटोजोआ से काला जार होता है, लेकिन उसको मतलब वाहक कौन है, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके कौन जाता है, वो है सीसी मक्खी, बालू मक्खी, सॉरी बालू मक्खी, सीसी मक्खी निद्रा रोग, ठीक है। तो बिल्कुल देखो, जीवाणु जनित रोग ये जरूर देख लेना, बिल्कुल आ रखा था टीबी वाला, टीबी वाला, हाँ पटवारी में आ रखा था टीबी वाला, है ना। तो देखो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके नाम में मतलब रोग का नाम आ रखा है, जैसे ओबियसली हेज्जा, हेज्जा, अब हेज्जे को देखते ही अपने दिमाग में आना चाहिए, हेज्जे को कोलेरा भी बोलते हैं, है ना, कोलेरा बोलते हैं, तो देखो कारक क्या है, विब्रियो कोलेरी, है ना। ये देखो टाइफाइड, टाइफाइड या मियादी बुखार या मोती झरा, टाइफाइड सभी सब जानते होंगे ना, है ना, टाइफाइड, मियादी बुखार, मोती झरा, इसका कारक का है सोलमोनेला टाइफी, ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना। परीक्षण विडाल टेस्ट करते हैं, टाइफाइड है या नहीं ये जानने के लिए कौन परीक्षण है, उसका नाम है विडाल टेस्ट, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो ही लिखा है, फालतू की एक भी लाइन नहीं लिखी है ना। तो बिल्कुल टिटनस, या टिटनस मतलब वही लगने पे हंसी, मतलब बिल्कुल शरीर अकड़ जाता है, पूरा शरीर धनुष के आकार में तन जाता है, तो उसका वो कारक क्या है, देखो टिटेनी, टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। जस्ट एक बार रीड आउट कर लोगे तो ये बिल्कुल 100% रह जाएगा दिमाग में ना। और क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल जस्ट पटवारी हुआ उसमें खूब क्वेश्चन आए, अभी राजस्थान पुलिस हुआ उसमें भी खूब क्वेश्चन आए हैं। ये देखो डिप्थीरिया, गलघोटू, मतलब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है डिप्थीरिया में, है ना, तो डिप्थीरिया देखो बिल्कुल कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी, है ना। और ये डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका बिल्कुल बार बार बता रही हूँ, मतलब किन बीमारियों के लिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, इसमें पर्ट्यूसिस काली खांसी, है ना, तो हो गया। देखो प्लेग, जिसको काली मृत्यु भी बोलते हैं, है ना, प्लेग, पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। ये देखो टीबी, क्षय, तपेदिक, बिल्कुल पटवारी में आ रखा था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये बिल्कुल अपन पढ़ के आए, बीसीजी का टिक्का ऊपर, है ना, मिशन इंद्रधनुष में बीसीजी का टिक्का, और इसके लिए डोट्स किससे रिलेटेड है, तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व, या तो डोट्स की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, बिल्कुल बहुत कॉमन है, सरकारी हॉस्पिटलों में जाओगे बिल्कुल ऐसे बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगे मिलेंगे डोट्स के, और सरकार मतलब बहुत मतलब एफर्ट कर रही है
पूरे टीबी को एरेडिकेट करने के लिए, क्योंकि 2025 टारगेट है। तो देख लो, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास ली, मेरे को आज याद आ रहा, मैंने उसमें बिल्कुल बोला था टीबी से क्वेश्चन आएंगे, और वही हुआ। शायद अपनी एक ही क्लास हुई थी, उसके बाद पटवारी का एग्जाम हुआ था और टीबी का ही क्वेश्चन आ रखा था, है ना। तो ऐसे करंट में चीजें होती हैं, उनसे बहुत पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, है ना। तो देखो टिब्बी क्षय तपेदिक, है ना, कारक इसका हो गया बिल्कुल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी का टिक्का लगता है, और ये डॉट्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, मतलब बिल्कुल ऐसे ऑब्जर्वेंस में, पेशेंट को बिल्कुल ऑब्जर्वेंस में रख के ऐसे मल्टी ड्रग्स दी जाती है उनको, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसके टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है वो ही टेस्ट लिखे हैं। ऐसे तो हर चीज़ के टेस्ट होते, हर डिजीज के टेस्ट होते हैं, लेकिन मैंने कुछ एक के ही लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे इससे पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल देख लेना बीसीजी का टिक्का, बिल्कुल टेस्ट देख लो, लारिये टेस्ट, स्पुटम या मोन्टेक्स टेस्ट, है ना। ठीक है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, कोड, हैंसन रोग, सारे इसी के नाम है कुष्ठ रोग के, है ना। बिल्कुल देखो, कुष्ठ रोग क्या बोलते हैं इसको, लेप्रोसी, है ना। बिल्कुल मैंने बोला था कुष्ठ रोग का इंग्लिश भी ध्यान रखना, लेप्रोसी वही है। देखो आगे माइक्रोबैक्टीरियम, उसका तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, टिब्बी ट्यूबरक्लोसिस, टिब्बी बिल्कुल आ रहा है। देखो बिल्कुल याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत ना है, माइक्रोबैक्टीरियम तो दोनों में है ही। इसमें देखो टीबी, टी और बी ट्यूबरक्लोसिस, और इसमें देखो कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम तो है ही, और कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं, लेप्रोसी, वो लेप्री, बस। ठीक है, ये देखो काली खांसी, कुकर खांसी, व्हिपिंग कफ या 100 डेज कफ, मतलब बहुत लंबे टाइम तक खांसी आती थी, ऐसे आवाज आती थी हुप हुप ऐसे करके, तो इसको हुपिंग कफ भी बोलते हैं ना। इसके लिए बिल्कुल अपने अभी वो देखो लास्ट में लिख रखा है डीपीटी का टिक्का, है ना। इंग्लिश में पर्टूसिस बोलते हैं काली खांसी को, है ना। और ये देखो पर्टूसिस बोलते हैं, तो इसका कारक देख लो बिल्कुल, बार्डेटेला पर्टूसिस। ठीक है, ये देखो ट्रिकोमा, ट्रिकोमा बिल्कुल क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस। ठीक है, ये से मतलब आँख किससे रिलेटेड है कि आँख बिल्कुल 2017 में रेडिकेट हो चुका है, बट थोड़ा सा मतलब वो था 2017 का था, इसलिए मैंने नहीं लिया ये फैक्ट, फालतू का एक भी फैक्ट नहीं है ना। तो ये मतलब आँख को प्रभावित करता है, आँख की दृष्टि को कमजोर करता है ना। विषाणु जनित रोग बिल्कुल देख लो, पोलियो, नवजात शिशु, पक्षाघात, बिल्कुल पोलियो मतलब अपनी जो है ना नर्व सिस्टम को, जिसमें अपना दिमाग और मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी, उनको प्रभावित करता है ना पोलियो। तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल ये शायद राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ रखा है। ओपीवी और आईपीवी मतलब साबिन और साल्क किसने डिस्कवर किया, वो पूछ रखा है, साबिन और साल्क ने, है ना। तो ये देखो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। आप कभी ऐसे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में लेके जाओ तो देखना, बिल्कुल वो एक तो मतलब ऐसे ड्रॉप डालते हैं जीप पे, 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की, वो तो हो गया ओपीवी, है ना। और आईपीवी मतलब इंजेक्शन भी लगता है पोलियो के लिए, वो हो गया आईपीवी। ठीक है, तो दोनों के लिए वो आविष्कर्ता साल्क साबिन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछते रहते हैं ना। तो देखो चेचक, स्मॉलपॉक्स, और एक शीतला माता, बड़ी माता, है ना। देखो देखो बिल्कुल देखो, एक तो हो गई चेचक, स्मॉल पॉक्स या शीतला माता, बड़ी माता, सारी एक के ही नाम है। एक हो गई छोटी माता चिकन पॉक्स, मैंने उस टाइम याद कैसे किया था, चिकन जस्ट छोटा सा होता है ना, तो उसका मतलब चिकन पॉक्स को ही छोटी माता बोलते हैं, है ना। और देखो चेचक, स्मॉल पॉक्स है बड़ी माता, लेकिन बोल स्मॉल पॉक्स रहे, है ना। तो चेचक, स्मॉल पॉक्स, शीतला माता, बड़ी माता, ये सारे एक के नाम है। दोनों की अगर कारक की बात करें तो ये है वेरियोला, ये है वेरिसेला। बड़ी माता है तो ओला तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे गांव में बोलते हैं ना, बड़ों से ओला करना पड़ेगा गांव में, है ना। तो ऑब्वियसली इसके लिए बड़ी माता के लिए वेरियोला, और ये जो छोटी माता है इसके लिए वेरिसेला। हो गया ना, बिल्कुल क्लियर, ऐसे बस फटाफट करेंगे, है ना। बिल्कुल आपका टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए इस टाइम, इसीलिए मैं सोच रही थी क्लास लूँ ना लूँ, बट लास्ट में ये सोचा कि जस्ट रिवीजन ही तो करवाऊंगी, और ऑब्वियसली आप खुद बैठ के पढ़ोगे उससे भी जल्दी रिवीजन करेंगे अपन, देखो, है ना। तो देखो एड्स, देखो नहीं एड्स नहीं, पहले देखो रेबीज, जल भित्ति रोग, बिल्कुल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है ना। तो उसमें क्या होता है, आदमी को मतलब जल से डर लगने लग जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल भित्ति रोग। बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल आप लिखवा के ले लो, ऐसे कैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल जल भित्ति रोग किसको कहते हैं, रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है ना। 10वीं लेवल के एग्जाम में और क्या आएंगे, ज़्यादा वो हाई लेवल की ज़्यादा नहीं पढ़नी है ना। तो देखो किसके, और सारा ही इंक्लूड किया, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा हुआ है ना। तो देखो किसके कारण होता है, बिल्कुल रेबडो विषाणु, ठीक है, वायरस के कारण। ठीक है, देखो एड्स, एड्स देख लो, बिल्कुल एचआईवी वायरस, इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ी दिमाग में देख लेना। एच मतलब ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को वीक करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी मतलब कम करना है ना, तो ह्यूमन की डेफिशिएंसी जो इम्यूनिटी को वीक करता है, मतलब अगर उसके बुखार हो गई या जुकाम हो गया तो ठीक होता ही नहीं है, कहीं लग गई तो वो ठीक होता ही नहीं है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है एड्स में, है ना। ये बिल्कुल देख लेना जांच इसकी, एलिसा और वेस्टर्न ब्लोटिंग जांच, ठीक है, एड्स की जांच हो गई, एलिसा और वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। HIV वायरस के कारण, HIV की फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। बिल्कुल कैंसर देख लो, कैंसर ओंको वायरस कैसे इलाज करते हैं, बिल्कुल या तो शल्य क्रिया मतलब काट के अलग कर देते हैं, या फिर कोबाल्ट रेडियोथेरेपी व कीमोथेरेपी द्वारा, ठीक है। डेंगू बिल्कुल देख लो, अरबो वायरस, अरबो वायरस के कारण होता है, और इसका रोग वाहक बिल्कुल अपन ऊपर देख के आए, कौन सा मच्छर, एडिस एजिप्टी मच्छर, ठीक है। तो रोग मतलब होता किसके कारण है, अरबो वायरस के कारण, रोग वाहक क्या है, एडिस एजिप्टी। सेम वैसे ही वहां पे मलेरिया का पड़ा था ना, मलेरिया का मतलब जो रोग जनक किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम, और वो फैलता किसके कारण है, रोग वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज। वहां पे शायद मैंने बताया नहीं क्या, एक तो एनाफिलीज है ना, और एक ये हो गई एनाफिलीज, और एक क्या हो गई, एजिप्टी, एडिस एजिप्टी, एडिस, इतना ध्यान रखो, एडिस एजिप्टी। तो देखो मलेरिया भी तो बड़ा सा नाम है, डेंगू एक छोटा सा नाम है, तो मलेरिया बड़ा नाम है, तो देखो इसका रोगवाहक भी तो एनाफिलीज बड़ा हो गया, और डेंगू छोटा सा नाम है, तो इसका रोगवाहक भी देखो एडिस एजिप्टी, है ना, छोटा सा नाम हो गया एडिस, ठीक है। बिल्कुल ही देख लो, ये बिल्कुल शायद किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, बिम्बाणु कम हो जाते हैं, ये डेंगू, डेंगू में बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बिल्कुल अभी जैसे फैलता है ना सितंबर अक्टूबर में डेंगू, खूब सुनने में आता है कि प्लेटलेट्स इतनी डाउन डाउन हो, कितनी रह गई, तो प्लेटलेट्स डेंगू में कम कम होती है ना, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, हड्डियों में बहुत पेन होता है, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ये भी हो गए सब, है ना। जन्मजात आनुवांशिक रोग बिल्कुल थोड़ा सा समझ के 100% कवर कर लेंगे ना, ठीक है। तो देखो जन्मजात आनुवांशिक रोग, पहले बात तो देखो आनुवांशिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ना, आनुवांशिक रोग देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं आनुवांशिक की। एक तो बिल्कुल वो दिमाग में रख लेना, मैंने लिखवाया नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख लो, जो मेडल ग्रेगर मतलब आनुवांशिकी का जनक पूछ लेते हैं कभी कभार, तो मेडल ग्रेगर है ना, ठीक है, वो बिल्कुल लिख लो आप, बेडल ग्रेगर, क्या पता बाई चांस पूछ ही ले, आनुवांशिक बिल्कुल दे रखा है ना। अब देखो जस्ट जैसे कि मादा होती है नर होती है, बिल्कुल थोड़ा सा समझते हैं, देखो जैसे कि मादा होती है ना, मैं ये आगे वाला जस्ट सेकंड में हो जाएगा, यहाँ पे आप समझ लो कि आगे वाला सेकंड में हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मादा होती है नर होती है, देखो अपने में क्या होता है, 23 मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, ये भी बिल्कुल दिमाग में रखना। ह्यूमन में क्या है, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र मतलब 23 जोड़े होते हैं, है ना, 23 जोड़े मतलब दो दो के जोड़े होते हैं, तो ऐसे 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र हो गए, है ना। तो देखो मादा में कैसे होंगे, एक्स 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 ऐसे गुणसूत्र होते हैं, नर में कैसे होते हैं, एक्स वाई एक्स वाई ऐसे गुणसूत्र होते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे 23 जोड़े होंगे तो टोटल 46 गुणसूत्र हो गए, ऐसे इधर 23 जोड़े होंगे, ऐसे टोटल 46 गुणसूत्र हो गए, है ना। अब क्या होगा, जैसे गुणसूत्र होते हैं उसमें जीन होते हैं, गुणसूत्र क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मैं मेरी मम्मी के पीछे हूँ, मैं मेरे पापा के पीछे हूँ, तो वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्र के कारण जाता है ना। अब गुणसूत्र में जीन होते हैं, अब जैसे कि कोई काला है कोई गोरा है, किसी के बाल काले हैं किसी के भूरे हैं, वो सब जीन मतलब जैसे कि किसी की आँख काली है किसी की भूरी है, वो मतलब उनके गुणसूत्र में ऐसा जीन होता है जो डिसाइड करता है कि इसके बाल कैसे होंगे, इसका कलर कैसा होगा, है ना। तो बस थोड़ा सा आपको समझ आ गया ना कि गुणसूत्र क्या है, जीन क्या है, बस इतना ही समझाना था, आगे बहुत इजी है सब अब, है ना। तो देखो, हाँ तो देखो बिल्कुल, देखो तो मतलब जो आनुवांशिकी रोग हैं वो मतलब बिल्कुल कॉमन चीज़ें, जो भी मतलब राजस्थान गवर्नमेंट भी जिन पे काम कर रही है वो ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए है ना। तो देखो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, तो मतलब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाए, मतलब गुणसूत्र कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या फिर जीन, गुणसूत्र में जीन होते हैं ना उनमें परिवर्तन के कारण, तो दो टाइप के हो गए ना। तो देखो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, देखो ये देखो साथ साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल जोड़ के पढ़ेंगे, एक तो देखो टर्नर होता है, क्लाइनफेल्टर होता है, थोड़ा सा छोटा कर ले, है ना, ठीक है, विजिबल तो आई, ठीक है। देखो एक होता है टर्नर, एक होता है क्लाइनफेल्टर, है ना, बस इतना सा ध्यान रखो, देखो बिल्कुल हो जाएगा कि टर्नर और क्लाइनफेल्टर।
टर्नर क्लाइनफेल्टर। टर्नर होता है ये मादा में होता है और क्लाइनफेल्टर होता है ये नर में होता है। बस इतना सा ध्यान रखो, आगे कुछ याद रखना ही नहीं है। टर्नर मादा में होता है, क्लाइनफेल्टर नर में होता है। अब अपने को क्या करना है, टर्नर मादा में होता है, मादा में गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स 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 ऐसे जोड़े होते हैं, है ना। अब अपने को बिटू बस 2 मिनट प्लीज, बिटू जाओ सो जाओ, सो जा बेटा, सो जाओ। तू जा बेटी, तू जा तू जा। हाँ तो देखो, ठीक है बेटू सो जा ना, बच्चे को बाहर निकालना पड़ा नहीं, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, हंसता जोर जोर से। तो देखो, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मादा में होता है, ये नर में होता है ना। तो देखो ओबियसली, देखो अब 1 मिनट, थोड़ा सा ट्रिकी हो के बिल्कुल समझते हैं ना। देखो मादा में टर्नर सिंड्रोम होता है, तो देखो मादा के गुणों को अपने को थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा कम करना है मतलब क्या करेंगे, जो मासिक चक्कर होता है उसको उसमें कमी ला देंगे, या फिर जो ब्रेस्ट की मतलब ब्रेस्ट का कम विकास कर देंगे। तो ऑब्वियसली मतलब क्या हुआ, मादा के जो सामान्य स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई ना पूरी, है ना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, मादा में मतलब मादा के गुणों को कम करना है, कहने का मतलब मादा के गुणों को कम करना है, तो क्या करेंगे, एक अक्ष उड़ा दो, है ना। इधर क्या करेंगे, क्लाइन फिल्टर मतलब नर में होता है, नर में मादा के गुणों को लाना है। जैसे कईयों में, कई पुरुषों में मतलब बहुत रेयर होते हैं, बट आपने देखा होगा कभी कि उनमें ब्रेस्ट का विकास हो जाता है, मतलब नर में मादा के गुण लाने हैं, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाई, है ना। तो इसमें मादा के गुण लाने हैं, तो क्या करेंगे, एक अक्ष जोड़ दो, बस, है ना, बस हो गया। यही लिखा है देखो, टर्नर सिंड्रोम, बस इतना, भले ही इतना सा दिमाग लगा लेना कि टर्नर सिंड्रोम मादा में होता है ना। तो बिल्कुल एक अक्ष कम हो गया, तो 45 गुणसूत्र है, 46 की जगह एक्स गुणसूत्र की कमी केवल मादा में, और 23वां गुणसूत्र है ना, बिल्कुल 46 वो जोड़े हो गए, है ना। तो मतलब 46 गुणसूत्र के 23 जोड़े हो गए, तो जो 23वां है ना उसमें मतलब मोनोसोमी, मोनो मतलब एक, आगे पढ़ेंगे ट्राई मतलब 3, तो मतलब ओबियसली एक एक्स रह गया तो मोनोसोमी, है ना। तो 23वें गुणसूत्र में मोनोसोमी, बस वही, आगे तो वही है, सतरों का कम विकास, मासिक चक्कर, अनुपस्थिति या नियमित, ठीक है। ठीक है, देखो आगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। 47 ओबियसली क्लाइनफेल्टर में अपने क्या किया है, एक अक्ष को बढ़ाया है, नर में मादा के गुण लाने के लिए एक अक्ष को बढ़ाया है ना, तो 47 गुणसूत्र कर दिए। तो क्या करा, नर के जो 23वां गुणसूत्र है ना उसमें क्या करा, ट्राइसोमी कर दी, वहां पे मोनोसोमी थी, एक अक्ष कम कर दिया था, यहाँ पे एक अक्ष बढ़ा दिया, तो ट्राइसोमी का मतलब 3, तो 23वां जो गुणसूत्र है उसमें 3 कर दिए, है ना। तो यहाँ पे ट्राइसोमी होगी, ठीक है। गुणसूत्र की, एक्स गुणसूत्र की अधिकता, ठीक है, एक्स गुणसूत्र की अधिकता, वही नर में सत्रों का विकास, बिल्कुल हो गया। बस ये समझने का था, आगे तो कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। आगे तो बस फैक्ट फैक्ट है, बस ये समझ आ गया तो और कुछ है ही नहीं अब। बिल्कुल देख लो, 3 है, पटाऊ डाउन और एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम कुछ ही नहीं है, पटाऊ डाउन और एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, तीनों मतलब दोनों में ही होते हैं, मादा और नर दोनों में होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तीनों में ट्राइसोमी होती है, बस वो अलग है कि ट्राइसोमी किस जगह पे होती है। तो पटाऊ, देखो पटाऊ, मैंने वहां पे एक ट्रिक बताई थी कि अगले वाले को पटाना है तो घुटनों पे तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो 23 से 23 में 23 गुणसूत्र होते हैं ना, 23 से 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, है ना। पटाऊ में 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, डाउन मतलब थोड़ा सा डाउन लाए तो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, वही मंगोलिज्म के गुण आ जाते हैं, हाइट कम आंखें छोटी, है ना ऐसे। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड एडवर्ड मतलब सुन के क्या दिमाग में आता है, मेरे तो 18 दिमाग में आता है, 18, तो इसमें वही हो गया, 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, बस हो गया, है ना। ये हो गए सारे। अब उधर देख लेते हैं, उधर वाले कुछ ही नहीं है, उधर वाले तो बहुत मतलब अच्छे भी हैं, दिमाग में रहने चाहिए बिल्कुल आपको, है ना, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी बिल्कुल करंट में भी क्या इनका, देखो थैलेसेमिया, थैलेसेमिया इनमें क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन नहीं बनता इनमें, जो मतलब बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, रक्त नहीं बनता इनमें, हीमोग्लोबिन नहीं बनता, इलाज रक्त चढ़ाना या फिर जीन की थेरेपी कर दो। भूमध्य सागर एनीमिया याद कैसे रखोगे, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, उधर अफ्रीका और नीचे यूरोप वाला, वहाँ पे बस याद रखना कि वहाँ पे खून की कमी होती है लोगों में, तो इसको थैलेसेमिया को भूमध्य सागरीय एनीमिया भी बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल न्यूज में है, आपने इकोनॉमिक सर्वे
पढ़ोगे, आपने है नहीं बट वहाँ पढ़ोगे तो बिल्कुल राजस्थान सरकार की योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार भी भारत सरकार का भी प्रोजेक्ट है सिकल सेल एनीमिया के लिए। मतलब अपनी जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे आगे। लाल रुधिर कणिकाएं जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। क्या हो बेटू, क्या हुआ? बेटू 5 मिनट रुक जा बस, मैं क्लास लेने लगी और बाल काट लिए कैंची से। सही है। कितने काटे? हाँ, कितने काटे? बेटू बस दो, बेटा 10 मिनट में क्लास ले लूँ। उस साइड बैठ जा, फिर नला दूंगी ना। बैठ जा बेटू, बहुत बहुत समझदार है। देखो थैलेसेमिया है, भूमध्य सागरीय एनीमिया। थोड़ी देर बैठ जा बेटू, बस इसी में बैठ जा, चल तलाई में, है ना। देखो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि आरबीसी मतलब ऐसे हसियाकार हो जाती है। हसियाकार हो जाती है मतलब वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकती, उसमें मतलब एनीमिया की कमी हो जाती है ना। तो आरबीसी हसियाकार हो जाती है। अपने जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है ना, उदयपुर सिरोही वाला, उसमें ये बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे कैंप लगते हैं। बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं। तो सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल ध्यान में रखना है। आरबीसी हसियाकार हो जाती है, आरबीसी की जो ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, देखो बिल्कुल आगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया देख लो, उत्परिवर्तन के कारण हीमोफीलिया में क्या होता है कि जैसे किसी के लग जाती है ना, तो जिसको हीमोफीलिया है उसका रक्त नहीं मतलब जल्दी से थक्का नहीं जमता और रक्त बहता रहता है। तो ये है हीमोफीलिया। मतलब उत्परिवर्तन के कारण रक्त सकंदन कारक, सकंदन मतलब जमना, है ना, रक्त सकंदन कारक, बिल्कुल एट वगैरह याद नहीं रखना है ना। रक्त सकंदन कारक नहीं बनता, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता, केवल नर में होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। केवल जो लक्षण है ना वो मतलब लगने के बाद खून बहता रहता है, वो नर में दिखेगा। मादा तो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है, मादा में लक्षण नहीं दिखते, है ना। तो केवल नर में, मादा केवल वाहक होती है। ठीक है, इसको शाही रोग बोलते हैं। बिल्कुल मैंने वहां पे याद कराया था कि जो शाही रोग होते हैं ना, उनके थोड़ा सा लग जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका खून नहीं मतलब थमता। अपने तो क्या है, ऐसे थम जाता है ना। तो हीमोफीलिया शाही रोग। वर्णांधता बिल्कुल देख लो, मतलब जो उत्परिवर्तन के कारण आंख में लाल और हरे रंग के शंकु नहीं बनते, जिससे लाल और हरे रंग नहीं दिखते, है ना। तो ये वर्णांधता हो गई। जो वर्णांधता जिनमें होती है वो लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर सकते, है ना। रंजकहीनता, रंजकहीनता अपन बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। मिलेनियन वर्णक, अपने बाल काले हैं, किसी की स्किन ब्राउन है, किसी की काली है, ये मिलेनियन वर्णक के कारण होता है। तो जिनमें रंजकहीनता होती है उनमें मिलेनियन वर्णक नहीं बनता, तो बाल काले नहीं होते उनके। ठीक है, ठीक है, बस हो गया, सारा हो गया। पाचन तंत्र बिल्कुल अपन जस्ट 2 से 3 मिनट में करेंगे ना। पाचन तंत्र या मानव में पोषण। देखो सबसे पहले मानव मतलब अपने मुंह से शुरू करते हैं। मुंह में जैसे अपने दांत होते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है कि शरीर का सबसे कठोर जो होता है ना, सबसे कठोर जिसको कठोर पदार्थ, वो इनेमल होता है। और इनेमल क्या होता है, अपने दांतों के ऊपर जो लेयर होती है ना, वो इनेमल होती है और वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। बिल्कुल पहला फैक्ट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, बिल्कुल आगे कुछ नहीं पढ़ना, दांतों के प्रकार छोड़ो, नहीं पढ़ने। ठीक है, मानव मुख देख लो। बिल्कुल अपने मानव में मुख है, मतलब अपन खाना खाया, खाना बिल्कुल अपने मुख से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, पूरा पाचन तंत्र समझा दूंगी जस्ट 5 मिनट में। जस्ट आप बिल्कुल देखो, है ना। खाना खाया, खाना खाते ही पाचन मुंह से स्टार्ट हुआ। तो मुंह में कौन से तीन मतलब जो लार ग्रंथियां कौन सी तीन होती हैं, मतलब देखो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है ना। तो देखो एंजाइम कौन से होंगे फिर, लार एंजाइम, एंजाइम देखो अपने, तो अपने लार में कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। एमाइलेज देखो मुंह में होती है, जैसे अपने खाना खाया तो खाने का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पहला तो एनिमल वाला हो गया जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है ये, मतलब जो लार एंजाइम की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये है एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम, है ना। एमाइलेज टाइलिन वो तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लाइसोजाइम जो भी अपन खाना खाते हैं ना, उसके साथ जो भी बैक्टीरिया आता है ना, उसको लाइसोजाइम नष्ट करता है। और लाइसोजाइम के कारण ही अपनी जो लार है वो एंटीसेप्टिक होती है ना। बिल्कुल जीवाणुओं को नष्ट करना, और लार एंटीसेप्टिक होती है इसके कारण। तो मुंह का काम खत्म। ठीक है,
बिल्कुल बस ये दिमाग में रख लेना कि एमाइलेज टाइलिन, या तो ये पूछ लेंगे मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। ये पूछ लेंगे मुंह में मतलब लार जो कौन कौन से एंजाइम है, तो लार में एमाइलेज टाइलिन और लाइसोजाइम, या अपनी लार किसके कारण एंटीसेप्टिक होती है, तो लाइसोजाइम के कारण। बस इतना सा है ना। फिर आगे देखो, बिल्कुल ये देखो आमाशय, बिल्कुल आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन आ रखा था राजस्थान पुलिस में, ये आ रखा था प्रबल अम्लीय HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला बिल्कुल राजस्थान पुलिस में आ रखा था ना। तो देखो बिल्कुल देखो, जस्ट एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, पूरा अपन समझ लेंगे जस्ट सेकंड में। देखो है ना, जैसे अपन ने खाना खाया, मान लो अपना मुंह है ना, यहाँ पे खाना खाया तो मुंह में अपन बिल्कुल 3 लार ग्रंथियां भी पढ़ाए, एमाइलेज टाइलिन और लाइसोजाइम, है ना। फिर खाना खाया, फिर अंदर आया, मतलब खाना ऑब्वियसली यहाँ पे है, बिल्कुल रफ रफ डायग्राम बनाएंगे ना। ये है मतलब अपना पेट, स्टमक जिसको बोलते हैं आमाशय, ठीक है। फिर यहाँ से मतलब ऐसे है ना, ये आगे छोटी आंत बड़ी आंत है ना। फिर यहाँ पे होते एक छोटी सी अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज, छोटी सी अग्नाशय ग्रंथि। ये हो गया पेट जिसको बोलते हैं आमाशय, ये होगी अग्नाशय। फिर यहाँ पे होता है लीवर, है ना। लीवर भी मतलब अपना पाचक रस छोड़ता है ना। लीवर भी अपना पाचक रस छोड़ता है। मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बना रही हूँ, जस्ट आपको समझना है थोड़ा, है ना। लीवर यहाँ पे होता है जो पित्ताशय, है ना, पित्ताशय होता है ना। जस्ट थोड़ा थोड़ा समझ लो, है ना। तो देखो खाना खाया, बिल्कुल मुंह अपन समझ आए। फिर अपना खाना आया पेट में, खाना मतलब पेट में जो अपना पेट, स्टमक, आमाशय, वहां पे प्रबल अम्लीय माध्यम में खाना पचता है। और प्रबल अम्लीय माध्यम कौन प्रोवाइड करता है, वो है HCl। कहाँ लिख दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रबल अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है। HCl बहुत प्रबल अम्ल है, मतलब स्ट्रोंगेस्ट अम्ल है ना। तो स्ट्रोंग, उस स्ट्रोंग अम्ल से ओबियसली इसकी दीवारों को तो बचाना पड़ेगा। वो बचाने का काम कौन करेगा, म्यूक्स, है ना। वो म्यूक्स है ना। और इससे और मतलब देखो अपन अभी आमाशय मतलब पेट, पेट में ही है ना। तो पेट में मतलब और कौन से मतलब वो एंजाइम या हार्मोन स्रावित होंगे, तो पेट में होंगे बिल्कुल टाइलिन और पेप, नहीं टाइलिन नहीं, टाइलिन तो मुंह में रह गया ना। यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, और दोनों पाचन करते हैं प्रोटीन का, पेप्सिन और रेनिन। और रेनिन है वो होता है, वो दूध का पाचन करता है। बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, इसलिए रेनिन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। तो सारे पेट के भी हो गए। पेट में कौन से हुए, पेप्सिन और रेनिन। फिर देखो यहाँ पे मतलब ये अग्नाशय, अग्नाशय जो पेनक्रियाज ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ग्रंथि दो प्रकार की, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, बट इतना नहीं पढ़ना आपको, जस्ट इतना पूछ लेंगे कि मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि जो रस स्रावित करती है ना भोजन को पचाने के लिए, उसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन करती है। इसलिए तो एग्जाम में पूछ सकते हैं पूर्ण पाचक रस कौन स्रावित करता है, अग्नाशय, है ना। अब अग्नाशय कौन कौन से पाचक रस स्रावित करती है, तो यहाँ पे आएगा ट्रिप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन, है ना, और एमाइलेज, एमाइलेज और लाइपेज, है ना। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का, एमाइलेज बिल्कुल अपन मुंह में भी पढ़ के आए हैं, मुंह में मतलब लार में एमाइलेज था, वो किसका पाचन कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये भी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और लाइपेज मैंने वहां पे बिल्कुल याद करने की ट्रिक बताई थी। लाइपेज वसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिपिड, है ना। तो लिपिड वसा, तो लिपिड का पाचन कौन करेगा, लाइपेज। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। सब हो गया जस्ट। फिर यहाँ पे जस्ट छोटी आंत में आ जाएगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा अवशोषण और सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे लाइन पूछ लेते हैं, तो छोटी आंत, ठीक है। अब देखो ये ऊपर लीवर रह गया, लीवर, इसका क्या काम है, लीवर है अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आगे बिल्कुल सारा लिख रखा है। तो लीवर का क्या काम है, देखो लीवर है, उसके दो काम है। एक तो वो पित्तरस स्रावित करता है, पित्तरस, पित्तरस स्रावित करता है। और दूसरा अपन खाना खाते हैं, वो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। जब अपन अपना व्रत होता है, अपन खाना नहीं खाते, तो अपने को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लाइकोजन से। तो ग्लाइकोजन मतलब लीवर है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है
है ना। तो लीवर के दो काम हो गए, एक तो मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है, जब अपन खाना नहीं खाते तो उसी ग्लाइकोजन से अपने को एनर्जी मिलती है। दूसरा काम क्या हुआ लीवर का, वो मतलब लीवर या यकृत, हिंदी में भी याद रखना, लीवर या यकृत, ठीक है। तो देखो ये लीवर क्या दूसरा काम क्या करेगा, ये बाइल जूस मतलब पित्त रस स्रावित करता है। वो पित्त रस इस पित्ताशय, ये पित्ताशय की थैली होती है ना जिसमें बोलते हैं पित्ताशय की थैली निकाल दी, या पित्ताशय की थैली में वो पथरी हो रखी है, तो ये पित्त रस इस पित्ताशय में मतलब स्टोर होके रहता है। ये पित्त रस क्या काम करता है, ये देखो इधर अपने पढ़ा है लाइपेज, किसका पाचन करता है, वसा का। लेकिन ये लाइपेज सीधा वसा पे काम नहीं करता, ये लाइपेज सीधा वसा पे काम नहीं करता। वो जो पित्त रस है ना वो पहले वसा को तोड़ता है, मतलब उसका पायसीकरण करता है, और जो पायसीकरण करने के बाद जो पायसीकृत वसा है उस पे लाइपेज एंजाइम काम करता है, जो अपने आगे 3-4 पेज में पढ़ने वाले हैं ना, बस वो इतना सा है, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया। आगे जस्ट थ्योरी है तो आप जस्ट पूरा समझ गए तो जस्ट 5 मिनट में पढ़ लोगे पूरा ना, पूरा समझा दिया एक साथ, है ना। बिल्कुल देखो एक एक लाइन क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। राजस्थान पुलिस में HCl आ गया है ना, बिल्कुल कभी वो मुंह में कौन से मतलब लार जो ग्रंथि है वो कौन से एंजाइम स्रावित करती है, जो अपनी जो लार है वो किसके कारण एंटीसेप्टिक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे ना। तो देखो बिल्कुल अगर मुंह करी आए आमाशय में, बिल्कुल जो भी उस टाइम जो भी इंपॉर्टेंट थे ना मैंने बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट कर दिए थे, तो बस यही देख लेना आप तो, है ना। देखो आमाशय बिल्कुल जो अमाशय में है प्रबलीय अम्ल, प्रबलीय अम्ल के लिए जिम्मेदार वो HCl अम्ल। अब HCl अम्ल से बचाने के लिए म्यूक्स, है ना। और जो एंजाइम कौन से, रेनिन और ये पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन ही मतलब पेप्सिन में बदलता है, तो ये पेप्सिन और रेनिन पेप दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये लाइपेज मत याद रखना भले आगे, है ना, आगे देख लेंगे इसको, है ना। तो देखो पेप्सिन और रेनिन पूछ लें तो दो, पेप्सिन और रेनिन दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन है वो दूध के प्रोटीन का पाचन करता है, बच्चों में ज्यादा सबसे ज्यादा स्रावित होता है, ठीक है। म्यूक्स बिल्कुल अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। ये देखो पेप्सिनोजन आगे जस्ट वही लिख रखा है कि यही बाद में पेप्सिन बनता है, पेप्सिन में बदलता है। रेनिन बिल्कुल मानव शिशुओं के जठरस में उपस्थित होता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ओबियसली भोजन को वसी अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है ना। बिल्कुल बस कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखो बिल्कुल अपने जो पेट में HCl स्रावित होता है, लेकिन उसी के कारण वो कभी कभार उसका स्राव बढ़ जाता है तो अपने पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी के लिए अपन इनो लेते हैं, या जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो पीते हैं, या फिर उनमें क्या होता है, उनमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बिल्कुल एग्जाम का ओरिएंटेड फैक्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं MgOH की होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। उस मतलब जो एंटासिड जेल लेते हैं ना एसिडिटी को शांत करने के लिए, एंटासिड जेल, उसमें होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो हो गया सारा, अब कुछ ज़्यादा नहीं है। अग्नाशय बिल्कुल सबसे अग्नाशय वही जो पेट के नीचे वो छोटी सी ग्रंथि बनाई थी ना, जो मैंने बताया था मिश्रित ग्रंथि है। तो सबसे पहले मिश्रित ग्रंथि है, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो तीनों का पाचन कर रही है, प्रोटीन का स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये मत देख लेना बस कि किसको आगे चेंज कर रही है, बस आप तो ये देख लेना कि किस किस का पाचन कर रही है ना। तो बिल्कुल देखो प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, और वसा के लिए लाइपेज, बस, ठीक है। यकृत या लीवर, बिल्कुल मैंने आपको बोला था यकृत के साथ लीवर के साथ यकृत भी ध्यान रखना है ना। तो यकृत लीवर ओबियसली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ा भीतरी अंग, शरीर की रसायनशाला, बिल्कुल एक एक लाइन मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड है, रसायनशाला या मुख्य उपापचयी अंग, बिल्कुल सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता, मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो होता है ना कैपेसिटी, मतलब जैसे कि लीवर में जैसे कि कोई पार्ट काट लिया तो थोड़े दिन बाद ही लीवर फिर से अपने आप को पूरा बना लेता है ना। तो वो होगी पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज्यादा यकृत में, है ना। यकृत क्या करेगा, ओबियसली दो काम करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, संचय पित्ताशय में होता है, और वो क्या करता है और एक काम तो ये हो गया पित्त-रस का मतलब स्राव करता है। दूसरा क्या हो गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखता है, और व्रत में भूखा रहने पर ऊर्जा ग्लाइकोजन से मिलती है। जो समझ के आया पूरा वही है, बस मैं कह रही थी ना 2-3 पेज में आगे बस। बिल्कुल देखो पित्त-रस
पितरस क्या करेगा, बिल्कुल वो ही मतलब जैसे वसा का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन लाइपेज करता है, बट लाइपेज सीधा मतलब वसा पे काम नहीं कर सकता, उसके लिए पितरस है पहले वसा को तोड़ेगा, मतलब उसका पायसीकरण करेगा, और जो पायसीकरण के बाद जो पायसीकृत वसा है उस पे लाइपेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल ये फैक्ट है बस कि पितरस का काम वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका पाचन नहीं करता बट उसको तोड़ने का काम करता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर काम कर सके। तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल आगे फैक्ट है, जस्ट देख लो। छोटी आंत में भोजन का अधिकांश पाचन, अधिकतम अवशोषण, ये मत देखना आगे वाली टेबल कुछ भी काम की नहीं है ना। जैसे माल्टेज, माल्टोज, लेक्टोज, लेक्टेज, लेक्टोज, सुक्रेज, सुक्र, क्या देखोगे, ये देख लो बस, बता ही दिया आपको। लाइपेज, लाइपेज कैसे याद रखोगे, वसा मतलब लिपिड, उसको उस पे काम कौन सा करेगा, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल देखो, खाना नहीं खाने पर वो बिजली, बस इतना सा ही देख लेना। सबसे मतलब ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन को संग्रहित करके कौन रखता है, लीवर, यकृत। ठीक है, ये देख लो, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, मोटापे का पता लगता है ना। जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें 30+ होता है, जो कुछ मोटे होते हैं उनमें 25+ होता है। तो बस इतना सा ध्यान में रख लो, बीएमआई मोटापे का बताता है ना। ठीक है। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र है ना, बस थोड़ी थोड़ी थ्योरी है जो अपन बिल्कुल देखेंगे। रक्त एक हल्का क्षारीय, ये देख लो, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ये भी ध्यान में रख लेना कि हल्का क्षारीय होता है। मैंने वहाँ पे तो जस्ट आपको पूरा ही बताया था कि 7 से कम पीएच है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा पीएच है तो क्षारीय, तो 7 से ज़्यादा पीएच है तो हल्का क्षारीय है ना। तो देखो, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, हिम का मतलब ही होता है लाल, है ना। तो मतलब रक्त का अध्ययन ओबियसली क्या होगा, हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन, हिम लाल, तो हिम का मतलब होता है लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमो बिल्कुल कितनी मात्रा होती है, बिल्कुल सबको पता ही है, 13 से 18 ग्राम होती है ना हीमोग्लोबिन। बिल्कुल फैक्ट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा, ओबियसली लाल रक्त कणिका कहाँ पाया जाएगा, अपन बिल्कुल आगे तीनों पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा, लाल रक्त कणिका आरबीसी में पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें लोहा, Fe तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो लोहा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य वही, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन है वो पूरे मतलब जो अपन सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है उसको सारे अंगों तक लेके जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, बस ये मत पढ़ना भले ही। ठीक है, बिल्कुल आपके काम की चीज़ें बताऊंगी जस्ट, बस ये पढ़ लेना आप तो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इनमें भी क्या, आरबीसी मतलब आरबीसी आते ही समझ जाना रक्त से संबंधित, डब्ल्यूबीसी आते ही समझ जाना जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, जो भी बाहरी जो जीवाणु या वायरस उनसे मतलब लड़ने की क्षमता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपको पता ही है, शरीर में थक्का बनाने का काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। देखो, आरबीसी रेड ब्लड सेल मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स ये नाम किसी को याद है तो ठीक है ना, छोड़ो, है ना। तो आरबीसी लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी सफेद रुधिर कणिका और प्लेटलेट। ठीक है, बस हो गया, ये भी आपको याद रहे तो ठीक है ना, कोई ना। यहाँ ये बिल्कुल याद रख लेना, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, बिल्कुल ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रुधिर सकंदन का कार्य करते हैं ना। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त रुधिर सकंदन का कार्य करते हैं। देखो, रुधिर में उपस्थित प्रतिसंकंदक, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक प्रतिसंकंदक, जो मतलब प्रतिसंकंदक मतलब जैसे सकंदक क्या होता है, जमना, प्रतिसंकंदक मतलब जो खून को जमने नहीं देता, अपना खून मतलब लगातार शरीर में दौड़ता रहता है। तो कौन सा मतलब तत्व उपस्थित है जिसके कारण वो सकंदन नहीं होता, उसका जमता नहीं है, कंटिन्यू दौड़ता रहता है, बिल्कुल एग्जाम में पूछ लेते हैं, हिपेरिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आरबीसी का संश्लेषण बिल्कुल कहाँ होगा, लाल अस्थि मज्जा में, कुछ याद करने की जरूरत थोड़ी है, इसको जरूर याद रख लेना। जीवन काल इसका 120 दिन होता है, 120 दिन में एक आरबीसी मरती है और दूसरी पैदा हो जाती है ना, तो 120 दिन होता है इसका। संख्या में कमी से ओबियसली एनीमिया रोग, है ना, ये अन्य नाम वगैरह किसी को याद है तो ठीक है ना, छोड़ो। एरिथ्रोसाइट, बिल्कुल थोड़ा सा भले देख लेना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकेसाइट। ठीक है, तो ये इरिथ्रोसाइट हो गई, डब्ल्यूबीसी ल्यूकेसाइट हो गई। ठीक है, हाँ ये देख लो, बिल्कुल शायद आपके अभी राजस्थान पुलिस में आया है प्लीहा,
आरबीसी का कब्रिस्तान, मतलब आरबीसी आपको जिसमें मैंने बताया है उसके काल 120 दिन होता है, तो 120 दिन बाद वो कहाँ जाके मतलब खत्म होगी, तो वही तो उसका कब्रिस्तान हो गया, प्लीहा। ठीक है। तो नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है, अपने तो प्लीहा में जाके वो मरती है, और नवजात शिशु में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। और मानव में कहाँ होता है रक्त का निर्माण? लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है। बिल्कुल सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं, ये आए हुए हैं ना। आरबीसी की संख्या बढ़ना घटना छोड़ो, डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? सुरक्षा कोशिकाएं होती हैं, शरीर की सुरक्षा कोशिकाएं होती हैं, इन्हें श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वो इसलिए मैंने बताया ना, जब बाहर से कोई भी वायरस या जीवाणु अपने पे अटैक करता है तो अपनी बॉडी भी मतलब प्रतिरोध करती है ना, तो वो उसके लिए डब्ल्यूबीसी जिम्मेदार है, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। तो बिल्कुल जैसे कि जैसे ही कोई मतलब बाहर से कोई भी मतलब अटैक करता है, जीवाणु या वायरस जो भी, तो मतलब डब्ल्यूबीसी एकदम से बढ़ जाती हैं उसको मतलब प्रतिरोध करने के लिए, है ना। तो देखो आगे बिल्कुल पढ़ेंगे। तो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार बिल्कुल लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार है, बस एक नाम ध्यान रख लेना। तो जिम्मेदार कौन है? लिम्फोसाइट्स, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो टी लिम्फोसाइट्स बी वगैरह, ठीक है, कोई ना, बिल्कुल जिम्मेदार लिम्फोसाइट जिम्मेदार है। ठीक है। अधिकांश रोग में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, जस्ट मैंने अभी बताया है ना, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी, लेकिन एड्स और टाइफाइड में कम हो जाती हैं। ठीक है। तो बिल्कुल दोनों ध्यान रख लेना, एड्स और टाइफाइड में कम होती हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट क्या काम करेंगी? रक्त का थक्का जमाने का काम करेंगी, है ना। ये देखो बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, डेंगू, डेंगू आया हुआ है, बट डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी मतलब जैसे कि 45 से 65 लाख के बीच में वेरी करती है, मादा में थोड़ी कम होती है, नर में ज्यादा होती है, तो 45 से 65 लाख, थोड़ी सी दिमाग में रख लेना आरबीसी की संख्या कितनी होती है। डब्ल्यूबीसी 4,000 से 11,000 के बीच में होती हैं। और प्लेटलेट्स जो बिल्कुल डेंगू में कम होती है ना, बोलते रहते हैं कि मतलब कम होके 50,000 पे आ गई, तो नॉर्मल रेंज इसकी क्या है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है। और हाँ देखो, मतलब ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त चढ़ाने के लिए, तो देखो एक आदमी से रक्त लेते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर मतलब जब जरूरत होती है तो दूसरे आदमी में चढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, ट्रांसफ्यूजन के लिए मतलब दूसरे आदमी में चढ़ाने के लिए रक्त को 35 या 45 दिन तक संग्रहित करके रखा जा सकता है ना। बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है ना, 35 से 45 दिन तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं, है ना। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, ए बी और ओ, बिल्कुल एक साथ कर लेंगे सारा, एक ही में ही ले आते हैं, एक ही मतलब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सारा दिख तो रहा है ना, तो बिल्कुल एक साथ करते हैं, देखो इनको। ठीक है ना। देखो रक्त समूह 4 प्रकार का हो गया, ए बी ए, मतलब ए बी और ओ। तो रक्त समूह कौन डिसाइड करता है? रक्त समूह है एंटीजन के कारण डिसाइड होता है, जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें रक्त समूह ए, एंटीजन बी तो बी, ए एंड बी एंटीजन है तो रक्त समूह ए बी, और जिसमें एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन 0 है, तो उसमें रक्त समूह भी क्या होगा? ओ। ठीक है। तो मतलब एंटीजन है वो डिसाइड करता है कि अपना रक्त समूह क्या होगा, और एंटीबॉडी इसकी जस्ट अपोजिट होती है, बिल्कुल एग्जाम में आ जाता है। कोई भी ब्लड समूह दे देते हैं ए, उसमें पूछ लेते हैं इसमें एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी, है ना। तो एंटीजन देखो, जैसे कि ए रक्त समूह है तो एंटीजन मतलब एंटीजन ए है तो रक्त समूह ए, बी है तो बी, एंड बी है तो ए बी, और एब्सेंट है मतलब 0 एंटीजन है तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ, है ना। और एंटीबॉडी बिल्कुल अलग है, देखो ए है तो बी, बी है तो ए, और एंड बी दोनों आ गई तो कुछ बचा ही नहीं, तो कोई नहीं, एंटीबॉडी एब्सेंट हो गई। और यहाँ पे तो एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी को मौका मिला ना, दोनों आ गई एंड बी, बस यही है। थोड़ा सा देख लेना बस, बाई चांस क्वेश्चन पूछ क्या लें, बिल्कुल कई एग्जाम में आया हुआ है, एक रक्त समूह देंगे, है ना, उसमें पूछ लेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी है, कौन सा एंटीजन है ना। क्या देख रहा है बेटू, बैठ जा। ठीक है। देखो ये देखो बिल्कुल रुधिर समूह, ये देखो, अब बस इतना सा देख लो, बस ये दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है बेटू। 5 मिनट बैठ जाओ, है ना। देखो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है कि रुधिर समूह ओ नेगेटिव, रुधिर समूह ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता, और रुधिर समूह ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही। वो बोलते हैं ना कि यार ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब बहुत समस्या हो जाती है ना, जिनका ओ नेगेटिव होता है उनको कोई डोनर ही नहीं मिलता,
है ना, कि वो नेगेटिव है, मतलब कोई डोनर ही नहीं है उनका, वो दे तो सबको सकते हैं लेकिन वो ले केवल वो नेगेटिव से सकते हैं। ऐसे जिनका ए बी पॉजिटिव होता है ना, वो सबसे ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव वाले। तो देखो यहाँ पे जैसे कि रुधिर समूह है ए वाला व्यक्ति, जस्ट सीधा सीधा पूछ लें तो है ना, ले लिया अपने कि रुधिर समूह ए वाला व्यक्ति ए से तो लेगा ही, ओ से भी लेगा क्योंकि ओ वाला तो सबको दे सकता है, बी वाला बी से तो लेगा ही, ओ से भी ले सकता है, एफ बी वाला तो ऑब्वियसली पता है सबसे ले सकता है, लेकिन ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। और ये जो ऊपर प्लस माइनस लग रखा है ना, ये जस्ट रिसर्च फैक्टर है, आगे 2 लाइन इसकी भी पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है ना। तो ये सारा हो गया ना कि रुधिर समूह ए वाला व्यक्ति ए और ओ वाले से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से, और एफ बी वाला सबसे ले सकता है लेकिन ओ वाला केवल ओ से ले सकता है। और ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही ओ नेगेटिव सबको दे सकता है और एफ बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। ठीक है, ये देखो, हाँ ये देख लो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट। अभी 2-3 दिन पहले ही वो न्यूज में था ना कि कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें मतलब किसी प्रेग्नेंट लेडीज को गलत वो खून चढ़ा दिया, उसको जल्दी से बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ा। तो क्या होता है कि उल्टा सीधा बगैर चेक किए खून चढ़ा देते हैं ना, तो जो खून के जो मतलब वो है ना आपस में चिपक जाते हैं, तो थोड़ी देर में मृत्यु हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। बिल्कुल एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ फैक्ट है ना। तो थोड़ी देर में मृत्यु हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। आर एच फैक्टर देख लो, बिल्कुल आर एच फैक्टर, आरबीसी ओबियसली आर एच फैक्टर कहाँ मिलेगा, डब्ल्यूबीसी पे थोड़ी मिलेगा, आरबीसी तो डील कर रही है ना। तो आरबीसी की सतह पर और आर एच तंत्र की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने रिसस बंदर में 1940 में, बिल्कुल एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो देखो हो गया, सारा हो गया है ना। ये मत पढ़ना भले ही, बहुत एडवांस फैक्ट है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा आपके, है ना, ये वाला मत पढ़ना भले ही। ठीक है, ये देख लो, व्यक्ति का हृदय बिल्कुल 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय सुनने के लिए जो डॉक्टर लगाते हैं ना कान में, स्टेथोस्कोप है उसका नाम, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट की जांच के लिए, एंजियोग्राफी जो अपनी एंजियोग्राफी मतलब ये रक्त वाहिकाएं है ना, इनमें इनकी जांच के लिए कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसके लिए एंजियोग्राफी। अब देखो बिल्कुल धमनी और शिरा, उस दिन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे कि अपने देखो हाथ में ही देख लो, जैसे कि ये सबसे ऊपर नीली नीली लाइनें जाती है ना, ये है शिरा। इनमें सामान्यतः अशुद्ध रक्त को मतलब विऑक्सीजनित रक्त बहता है। और जो अंदर है, अंदर में जो अपने को नहीं दिखती, वो है धमनी, उनमें सामान्यतः शुद्ध रक्त मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनित रक्त बहता है ना। तो देखो, तो जो देखो सारा यहीं पे बता देती हूँ आपको। ये जो ऊपर नीली नीली लाइनें जा रही है, ये है सीरा, इनमें अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त बहता है। जो अंदर है धमनी, वो धमनी में मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो अंदर है, जिन पे मसल्स की मोटी लेयर है। तो देखो अपने को जांच के लिए खून निकालना है, तो अपन किससे निकालेंगे, यहाँ इससे निकालेंगे, नीली लाइनों से, क्योंकि उसमें रक्त दाब कम है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, रक्त दाब कम है। और जो अंदर धमनी है ना, जिसमें उसमें रक्त दाब उच्च है ना। तो अगर मतलब खून निकालना है अपने को जांच के लिए, तो शीरा से निकालेंगे। अगर अपने को बीपी मापना है, बीपी मापना जो यहाँ पे मापते हैं, तो वो किस में मापेंगे, वो धमनी में मापेंगे, क्योंकि धमनी में रक्तदाब ज्यादा है। तो बिल्कुल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रक्तदाब कहाँ मापते हैं, ब्रेकियल धमनी, है ना। और बिल्कुल देखो सारे वही है, बस इतना समझ लिया काफी है ना। धमनी मतलब शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त, और शीरा में अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित रक्त। एक अपवाद है फुसफुस, बिल्कुल आगे देखेंगे। तो अभी तो इतना हो गया है ना। सामान्यतः धमनी में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त और शीरा में अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित रक्त, ठीक है, प्रवाहित होता है ना। बिल्कुल रक्त दाब के लिए ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। बीपी को स्फेग्मोमेनोमीटर, बीपी को किससे मापते हैं, वो जो होता है ना स्फिग्मोमेनोमीटर, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, दिमाग में रखना है। स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, और उसमें वो चमकीला चमकीला पदार्थ है ना, वो पारा होता है, पारा भरा होता है। सामान्य रेंज पता ही है 120 से 80। हृदय का अध्ययन ओबियसली, हृदय को कार्डियो बोलते हैं, तो कार्डियोलॉजी, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी वाहिका महाधमनी, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, प्रेशर हाई होता है, तो ऑब्वियसली बड़ी तो धमनी होनी है, लेकिन कौन सी, महाधमनी, है ना। अब देखो मतलब देखो वो जो अपने बोला था ना कि सीरा में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन 2 अपवाद कौन से हैं, वो है फुसफुस, है ना। तो जो फुसफुस सीरा, उसमें मतलब अब ये फुसफुस सीरा और फुसफुस धमनी, फुसफुस सीरा में यहाँ पे शुद्ध रक्त बहेगा और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। अब ये दोनों हैं कौन सी, देखो अपने हृदय से
पूरे शरीर में ब्लड जाता है। फिर वो बिल्कुल वी ऑक्सीजनित, सारी ऑक्सीजन मतलब गायब करके वी ऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध रक्त होके फिर से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर अपने फेफड़ों में आएगा, फिर से ऑक्सीजन लेगा और शुद्ध हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजनित हो जाएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो फुसफुस सीरा और फुसफुस धमनी है ना, ये फेफड़े से हृदय और हृदय से फेफड़े के बीच में है ना, एक तो मतलब फेफड़े से हृदय की तरफ और एक हृदय से फेफड़े की तरफ, बस। ठीक है, बस इतना सा ध्यान में रख लो। और दोनों मतलब अपवाद है, फुसफुस शीरा और फुसफुस धमनी। ठीक है, तो बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है, जस्ट ये रीड आउट कर लेना है। प्रतिसंदनकारी बिल्कुल अपन पढ़ के आए हैं। तो अपने ब्लड में तो कौन सा होता है, बेटू बैठ जाओ, ब्लड में कौन सा होता है, हिपेरिन, हिपेरिन है ना, जो लीवर या यकृत में बनता है ना, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन होता है जो लीवर या यकृत में बनता है, बिल्कुल ये भी पूछ सकते हैं। और जो मतलब अपने ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करके रखते हैं ना बोतलों में, उसमें कौन सा डालते हैं, उसमें डालते हैं सोडियम साइट्रेट, चिक्की है ना, उसमें डालते हैं सोडियम साइट्रेट। ठीक है, ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करने के लिए ना। ठीक है, ये अंतस्रावी तंत्र देख लेते हैं थोड़ा सा। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य बनाए रखता है, बिल्कुल पता है अपने को, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन संबंधी रोग, अल्पस्राव और मतलब एक तो देखो इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है या ज्यादा स्रावित होता है। अल्पस्राव पे मतलब मधुमेह है, मधुमेह या डायबिटीज, मधुमेह डायबिटीज, या मतलब जैसे कि मतलब ज़्यादा ब्लड या पेशाब में ज़्यादा मतलब शुगर हो गई तो हाइपर ग्लाइसीमिया, और उसको मतलब अति स्राव, मतलब बहुत ज़्यादा स्राव हुआ इंसुलिन का, तो मतलब क्या हुआ, रक्त में, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम मतलब हाइपो, है ना, कम होने को हाइपो, ज़्यादा होने को हाइपर। तो ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रख लोगे, मधुमेह डायबिटीज या हाइपरग्लाइसीमिया, है ना, मतलब इंसुलिन का अल्प स्राव होता है तो ये, और ज्यादा स्राव होने लग गया तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जिसको आउट टू भी बोलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो अपनी ये होता है ना ट्रेकिया, इसके दोनों तरफ एच के आकार में होती है। बिल्कुल देखो, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट, ये सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर जो बाह्य ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि। स्रावित हार्मोन इसे थायरोक्सिन, ठीक है, स्रावित हार्मोन हो गया थायरोक्सिन। इस हार्मोन के निर्माण के लिए बिल्कुल आयोडीन आवश्यक है। मैंने जस्ट बताया था वहाँ पे आयोडीन की कमी से बिल्कुल वही गलगंड, घेंगा, है ना, वो जो भी मतलब ऐसे गला फूल जाता है ना, तो देखो इसके निर्माण के लिए बिल्कुल आयोडीन आवश्यक है। थायराइड संबंधी रोग बिल्कुल देख लो वही है, मतलब देखो एक तो मतलब जड़ मान होता है जो बच्चों में होता है, मतलब उनका विकास नहीं होता, बुद्धि भी का भी कम विकास होता है, शरीर का भी कम विकास होता है, वो जड़ मान होता होगी। और एक वही होगा गेंगा गलगंड, ये आयोडीन की कमी से होते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बिल्कुल पता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना। और छोड़ो पीयूष ग्रंथि, ये ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है, देखो दो हार्मोन है ना, बिल्कुल देखो दो हार्मोन है, एक तो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है, एक प्रोलेक्टिन हार्मोन है। जो बच्चे होने के बाद मतलब दूध का निर्माण किसके कारण होता है, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन के कारण, है ना, लेक्टिक दूध दही के लिए आता है, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन दूध निर्माण हार्मोन कहते हैं। और जो स्राव, बाहर स्राव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बाहर निकालने के लिए, तो वो होता है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, जिसको जनन हार्मोन या दूध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब डिलीवरी में भी हेल्पफुल होता है, ये ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, है ना। तो इसको जनन हार्मोन या दूध निष्कासन हार्मोन कहते हैं, है ना। और ये प्रोलेक्टिन, बस, है ना। वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक, इसमें क्या होता है कि मतलब जो मतलब एंटी डायूरेटिक, क्या समझ में आ रहा है देख के, एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक मतलब यूरिक, मतलब इसकी जैसे कमी हो जाएगी तो मतलब आदमी ज़्यादा मूत्र मतलब स्राव करेगा, ज़्यादा पेशाब करेगा, है ना। और ये इसकी अधिकता हो जाएगी तो व्यक्ति मतलब क्या करेगा, मूत्र विरोधी हार्मोन, ये क्या है, मूत्र विरोधी हार्मोन, मतलब मूत्र का कम स्राव होगा, तो इसलिए मूत्र का रक्त मतलब कम स्राव होगा तो क्या करेगा, वो रक्त दाब को भी बढ़ाएगा, है ना। पानी बाहर कम जाएगा तो रक्त दाब बढ़ेगा, है ना। तो बस ऐसे बिल्कुल ध्यान में रख लेना। थोड़ा सा एंटी डायूरेटिक जो अपने ये ऊँट वगैरह होते हैं ना, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, तभी तो उनको पानी की कम जरूरत होती है ना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं ना। नाम को देख के पता चल जाएगा, यूरेटिक, यूरिक, यूरो, अब आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे जस्ट यूरिन से जोड़ के देखो, एंटी डायूरेटिक यूरिन, ठीक है ना।
कमी से व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है। एड्रिनल ग्रंथि बिल्कुल देख लो, बिल्कुल बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना, एड्रिनल और नोर एड्रिनल हार्मोन स्रावित होते हैं, है ना। और एड्रिनल हार्मोन इसे संकटकालीन हार्मोन, क्रो या अमरो, 3F हार्मोन, 3F मतलब फियर फाइट फ्लाइट, जैसे को सामने मतलब शेर आ जाता है, बिल्कुल पसीने आ जाते हैं, मतलब लार सूख जाती है, सांस तेज हो जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि या तो मरना है या भगना है ना। 3F फियर फाइट फ्लाइट, क्रो या अमरो, संकटकालीन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। किससे स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। एक ये देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बिल्कुल इसे मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अभी अपन बिल्कुल ऊपर पढ़ के पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। हाँ, ये फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर या मतलब हेड मास्टर ग्रंथि, ठीक है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि जैसे मतलब बहुत छोटी सी होती है, देखो ये रही सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। तो ये क्या करती है, जैसे कि मस्तिष्क की बिल्कुल छोटी सी है, मतलब मस्तिष्क की रेत, तीसरी आंख, है ना, या फिर लैंगिक जैविक घड़ी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जो अपने सोने जागने का चक्कर नियंत्रित करती है ना, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, वो कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि, जो सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट। मारक हो के बेटा पागल है। देखो ये देखो स्रावित हार्मोन, स्रावित मतलब पीनियल ग्रंथि से मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन मैंने आपको जस्ट ऊपर ही बताया था, है ना, रंजकहीनता में पढ़ा था ना। तो मिलेटोनिन हार्मोन त्वचा का रंग डिसाइड करता है, मिलेटोनिन हार्मोन त्वचा का रंग। जनन हार्मोन, बिल्कुल देख लो, एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। जनन हार्मोन, नर की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, मादा की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, है ना। मादा की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये देखो HCGH हार्मोन, जैसे कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी का पता मतलब कैसे करते हैं, यूरिन में उसके HCGH हार्मोन आ जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। HCGH हार्मोन प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। बेटू काट दे, है ना। जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र देखो, श्वसन ओबियसली जस्ट फैक्ट है, मतलब अंदर लेना, निःश्वसन, बाहर निकालना, उच्छ्वसन, 2 सेकंड 3 सेकंड, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा रीड आउट कर लेना 5-7 मिनट के लिए। ये देख लो, बिल्कुल शायद आपके पटवारी में आया था। मानव शरीर में फेफड़े वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। श्वसन दर का मापन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है, और सामान्य व्यक्ति में श्वसन दर 17 से 19 पर मिनट होती है ना। ये देख लो, अपन बिल्कुल ऊपर भी पढ़ के आए फिर से। जैसे अपन खाना खाते हैं, अपने को ग्लूकोज मिलती है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके ऊर्जा कार्य करते हैं, मतलब अपने अंग कायम करते हैं ना, अपने को एनर्जी मिलती है ना। आप देखो लगातार व्यायाम करते रहेंगे तो अपने क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अवायवीय श्वसन होने लग जाएगा। तो वहां पे थकान क्यों फील होती है काम करने से? क्योंकि उससे क्या होगा, अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है ना। लैक्टिक अम्ल बनता है जो थकान का कारण होता है। तो बिल्कुल ये पूछ सकते हैं, थकान का कारण लैक्टिक अम्ल, अवायवीय श्वसन होता है जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, जो थकान का कारण होता है। बस कोई थोड़े बहुत है ना, 5-7 मिनट की हो रहा है क्लास, है ना। तो बिल्कुल देखो उत्सर्जन, देखो मूत्र में यूरिक, देखो मैंने जस्ट बताया था, अपन फिर से समझेंगे, वही है बस। देखो मूत्र मतलब उसको बोलते हैं यूरिन, तो उसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, अम्ल का मतलब अम्लीय होगा, मतलब pH ओबियसली देख लो 6, 6.5, है ना, 7 से कम होगी ना तो अम्लीय माध्यम हो गया ना। तो देखो यूरिक मतलब उत्सर्जन मतलब यूरिन, यूरिन में मतलब यूरिक अम्ल, है ना। देखो फिर मूत्र का रंग यूरोक्रोम, बिल्कुल यूरिन से जुड़ के आया, तो मतलब मूत्र का जो रंग है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण, है ना। यूरिक अम्ल बिल्कुल यूरिन से जुड़ गए, है ना, बिल्कुल ठीक है। जस्ट कर लेना, आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना है ना। देखो मानव शरीर के बारे में सामान्य फैक्ट देख लेते हैं ना। तो देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान ये 98.6 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट में पूछे तो इतना, और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो इतना। वो कई बार बोलते हैं ना मेरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, वो इतना फारेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी उबलता है, ठीक है। फिर देखो मानव शरीर में अधिकतम भार जल से बना होता है, लगभग 60 से 70% भार जल का होता है, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिशत तत्व, मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिशत तत्व ऑक्सीजन, है ना, जो 65% होती है ना। वयस्क मानव में 206 पाई जाती है, नवजात शिशु में 280 पाई जाती है। शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ठीक है।
तो शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज की पूछे तो कैल्शियम। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, है ना। कैल्शियम हो गया। शरीर की सबसे हड्डी स्टेपी जो कान में पाई जाती है, एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, दोनों में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। तो सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होगी स्टेपीज, ठीक है, जो कान में पाई जाती है, बिल्कुल वही लिखा है बस। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांग में पाई जाती है। अगर शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो ये मैंडिबल, जबड़े की जो निचली हड्डी होती है ना, निचला जबड़ा, वो होगी मैंडिबल, सबसे मजबूत हड्डी, है ना। शरीर की सबसे भारी हड्डी जो बिल्कुल घुटने के नीचे होती है ना, टीबिया, टीबिया जो बिल्कुल घुटने के नीचे होती है ना, वो सबसे भारी हड्डी होती है ना, टीबिया। घुटने की, क्या हुआ? घुटने की हड्डी पटेला, है ना। कंकाल किसका बना होता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है काइटिन का। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, ठीक है। बस मानव मस्तिष्क देख लो थोड़ा सा, है ना, फिर थोड़ा सा आंख देखेंगे और बस पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो देखो मानव मस्तिष्क देख लो बस। मानव मस्तिष्क बिल्कुल जो अपने मतलब अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, या फिर लार आना, या फिर उल्टी जैसा होना, ये अपने सब कंट्रोल में नहीं है। कौन मारे बेटा, बैठ जाओ, है ना। जैसे ये अपने कंट्रोल में नहीं है, रक्तचाप, लार आना, वमन, इनका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लागेटा, है ना, मेडुला ओब्लागेटा द्वारा, है ना। प्रतिवर्ती क्रियाएं, बेटू 5 मिनट के लिए ले जा भाई को, 5 मिनट के लिए, बेटा 5 मिनट मारियो बस, चल। और ये कैंची छोड़ जा बेटी, हाथ कटवा ले होगा। 5 मिनट मारियो बेटू, चलो, चल चल बेटा, बहुत समझदार हो, चल 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 जल्दी, चल चल। देखो खुला छोड़ दे गेट, बस। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, कंटिन्यू बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट अपन 5-7 मिनट की हो रहा है, पूरे फैक्ट खत्म ही करके रहेंगे, है ना, ताकि आपको फिर पढ़ना ही ना पड़े, है ना। तो देखो जैसे मानव मस्तिष्क, शान कर दिया भगवान। देखो मानव मस्तिष्क, देखो मानव मस्तिष्क, रक्तचाप, लार आना, वमन, ये मतलब अपने हाथ में नहीं है, बिल्कुल अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तो इनका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लागेटा, ठीक है। तो प्रतिवर्ती की प्रक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है, जैसे अपना पैर है वो किसी मतलब गर्म वस्तु पे लगा या तेज वस्तु पे लगा तो तुरंत अपना हाथ या पैर हटता है, तो वो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेरु रज्जु, ठीक है। स्वैच्छिक क्रियाएं या शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क द्वारा, बिल्कुल फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो इनको रीड आउट कर लेना बस, है ना। स्वैच्छिक क्रिया या शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या मानव जो सबसे बड़ा भाग है ओबियसली वो ही मेमोरी से रिलेटेड होगा, तो वो कौन है, परमस्तिष्क, पर मतलब दूसरा होता है ना, है ना। तो मतलब सबसे बड़ा भाग जो मेमोरी से रिलेटेड है परम मस्तिष्क, ठीक है, ऐसे याद रखो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल, है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बिल्कुल अपन पढ़ के आए हैं ऊपर, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि। तो देखो इसमें भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र किसमें होते हैं, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो देखो आंख, बिल्कुल, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ जस्ट, है ना। देखो पहले वाली क्लास में तो बहुत अच्छे से पकड़ाया था, है ना। देखो ये थोड़ी थोड़ी आंख की संरचना होती है ऐसे, है ना। तो देखो 3 लेयर होती है, कोई ना, जस्ट यहाँ पे ये लेंस होता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सा लेंस होता है, तो ये कौन सा है लेंस, ये है उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि ये किरणों को ऐसे इकट्ठा कर देता है, ये उत्तल लेंस है। एक अवतल लेंस होता है जो ऐसे किरणों को फैला देता है, वो अपसारी लेंस होता है, ये अभिसारी लेंस है। तो यहाँ पे ये उत्तल लेंस होता है। फिर यहाँ पे मतलब जैसे कि किरणें आई, है ना, प्रकाश की, वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गई, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और अपने को दिखता है। तो ये प्रतिबिंब किस पे बनता है, ये बनता है दृष्टिपटल और रेटिना, ये जो अंदर वाली परत है ना सबसे, ये रेटिना है, दृष्टिपटल है, इस पे प्रतिबिंब बनता है ना। तो देखो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो कौन सा है, दृष्टिपटल या रेटिना, है ना। फिर देखो अभी नेत्र में अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस के लिए फोक्स का कार्य करता है रेटिना, क्योंकि वहां पे जाके बिल्कुल किरणें मिलती है ना। तो अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस होता है बिल्कुल अपने आंख में, है ना। कौन सा लेंस होता है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये देख लो, बिल्कुल आंख में, मतलब बिल्कुल पटवारी में क्वेश्चन आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो देखो अब आंख में बिल्कुल देख लो,
थोड़ा सा हो रहा है ना, देखो। अब जैसे आंख अपने को पता है, अपना आंख मतलब क्या होता है, जैसे कि ये बिल्कुल जो बीच में काला काला होता है बड़ा, है ना, काला काला बड़ा होता है, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ऐसे होता है, वो ऐसे लगता है ना कि छेद है, बिल्कुल बीच में छोटा सा होता है। तो वो ये तो पूरा है आइरिस, ये जो पूरा है ना, ये तो है आइरिस। और ये जो बीच में बिल्कुल छोटा सा होता है ना, छोटा सा, ये होता है पुतली, है ना, पुतली। तो जो ये भी, ये बिल्कुल काला काला होता है, जिसकी किसी की आंख काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है। तो ये जो आइरिस होता है ना, इसमें रंगाकण होते हैं, रंगाकण, जो मतलब जो आंख का रंग डिसाइड करते हैं, आंख का रंग आइरिस डिसाइड करता है ना, आइरिस में मतलब रंगाकण होते हैं। और ये जो बिल्कुल छोटा सा बीच में है ना पुतली, है ना, ये पुतली मतलब ये आइरिस है, इस पुतली के साइज को कम ज्यादा करता रहता है ना। जैसे अपन बाहर धूप में बैठे हैं, वहां पे मतलब इतनी जरूरत नहीं है अपने को, तो अपनी पुतली छोटी सी हो जाती है, बट फिर अपन धूप से उठ के जैसे ही अंधेरे कमरे में जाते हैं, अपने को कुछ ही नहीं दिखता, थोड़ी देर बाद दिखने लग जाता है, थोड़ी देर बाद दिखता है, क्योंकि तब तक मतलब जो आइरिस है वो पुतली का आकार बढ़ा देता है ना। तो पुतली का आकार छोटा बड़ा करने के पीछे ये है आइरिस, ठीक है। तो आइरिस बिल्कुल वही लिखा है, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली साइज को नियंत्रित करता है, ठीक है। कॉर्निया देखो, है ना, कॉर्निया बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। नेत्र दान में कार्निया को ही मतलब दान किया जाता है, नेत्र दान में कार्निया को दान किया जाता है, तो एक सामान्य नेत्र के लिए, हाँ बिल्कुल, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, आप कभी भी देख लेना। 25 सेंटीमीटर पे अपन क्लियर देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाओगे ना तो अपन पढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो जो सुस्पष्ट जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है ना, मानव नेत्र के लिए। थोड़े से बस रोग देख लेते हैं अब। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बिल्कुल मतलब वो देखेंगे बिल्कुल ट्रिक से ना। तो निकट दृष्टि दोष, भले ही नाम निकट दृष्टि है, निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें अपन दूर की वस्तु नहीं देख सकते। ऐसे ही दूर दृष्टि दोष, भले ही नाम दूर दृष्टि दोष है, बट अपन इसमें दूर की वस्तु तो साफ देख सकते हैं, अपन देख निकट की नहीं सकते, है ना। तो निकट दृष्टि दोष बिल्कुल ये भी दिमाग में रखने लेना, कई बार मायोपिया ही दे देते हैं। अभी राजस्थान पुलिस में यही क्वेश्चन था, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो साफ, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, है ना। तो इसमें बस ये देख लो, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन निकट की नहीं दिखती, उल्टा है मतलब, है ना। तो देखो अब इसमें उपचार के लिए लेंस कौन सा लगता है, निकट। अब देखो ए पहले आता है, ऊ बाद में आता है ना, ए पहले आता है, ऊ बाद में आता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, बस, ठीक है, इतना सा है। फटाफट देखो, हाँ देख लो ये, हाँ, जैसे जरा दृष्टि दोष ऑब्वियसली बुढ़ापे में होता है, तो उस टाइम ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, तो क्या करेंगे, द्विफोक्सी लेंस। तो उसमें नीचे तो उत्तल लेंस और ऊपर अवतल लेंस, ठीक है, नीचे उत्तल और ऊपर अवतल लेंस, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला पास का दिखाता है, और जैसे पास का देखते हैं तो नीचे वाला उत्तल लेंस दिखाएगा, और दूर का देखेंगे तो दूर का अवतल लेंस दिखाएगा, दोनों लेंस फिट कर देते हैं ना। वर्णांधता पता ही है, लाल और हरा रंग नहीं देख सकते। रतौंधी पता ही है, रात को दिखाई नहीं देता। ग्लूकोमा क्या होता है, जो आंख में द्रव का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे रेटिना क्षतिग्रस्त हो सकता है, व्यक्ति अंधा हो सकता है ना। एस्टिग्मेटिज्म में मतलब जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं साफ नहीं दिखती, तो बेलनाकार लेंस, बस। धातु, धातु है धातु, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, है ना। धातु मतलब जैसे कि जस्ट 2-3 पेज हो रहे हैं ना। तो धातु जैसे तन्य होती है, तन्य मतलब जैसे कि उनको तार की तरह खींचा जा सकता है, अपन सोने चांदी को से तार की तरह ढाल सकते हैं, उनको से पीट के महीन चादर में बना सकते हैं। तन्य मतलब तार की तरह बना सकते हैं। आघातवर्ध मतलब ऐसे चादर की तरह बना सकते हैं। आप कांच को तोड़ के बताओ ना, कांच को पीट के बताओ ना, उसकी चादर बना सकते हो क्या, कांच के पड़ते ही वैसे बिखर जाता है। तो ये मतलब धातु होती हैं, वो तन्य होती हैं और आघातवर्ध्य होती हैं। मतलब तन्य मतलब तार की तरह खींचा जा सकता है, आघातवर्ध्य मतलब उनको महीन चादरों में डाला जा सकता है, ठीक है। पारा बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है, धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। सबसे अधिक क्रियाशील या सक्रिय पोटेशियम और सोडियम, इनको मतलब वो क्या बोलते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है पोटेशियम और सोडियम को, है ना। इतनी मतलब हवा में निकालते ही आग पकड़ लेती है, इतनी क्रियाशील है ना। और अगर सबसे कम क्रियाशील की बात करें तो चांदी और सोना, सबसे कम क्रियाशील सोना और फिर चांदी, ठीक है। देखो बिल्कुल सोडियम, देखो कुछ प्रमुख यौगिक दो देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल राजस्थान पुलिस में आ रखा था।
सोडियम, ये नहीं आ रखा था, आगे आएगा। सोडियम कार्बोनेट, बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, Na2CO3, जिसको धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, जो अपने नमक होता है ना घर पे साधारण नमक, उसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। विरंजक चूर्ण कुछ काम का नहीं है, छोड़ो। कैल्शियम सल्फेट, इससे पहले ये देख लो, है ना, जो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2, जिसे जिप्सम भी कहा जाता है, अगर उसको 120 डिग्री पे गर्म करेंगे तो वो ही प्लास्टर ऑफ पेरिस POP में चेंज हो जाता है। POP, जिसकी मतलब ऐसे कहीं से कुछ हड्डी टूट जाती है उस पर प्लास्टर करते हैं ना, वो POP का होता है। मूर्तियां POP की बनाई जाती है, या से छत वगैरह पे डिजाइन वगैरह करते हैं ना, वो POP से करते हैं, बिल्कुल POP बोलते हैं ना, घर पे POP करवाई है ना, तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कुछ ही नहीं है। CaSO4, उसमें 2H2 है जिप्सम में, उसको गर्म किया तो कुछ जल उड़ गया, तो क्या बचा, CaSO4 हाफ H2O, है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है ना, ठीक है। ये जिप्सम हो गया, POP हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आया था आपके राजस्थान पुलिस में, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चौक भी कहा जाता है, ये दे रखा था चौक, है ना। हाँ, जो मोती है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, मोती मुख्य रूप से इसी का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। फेरस सल्फेट FeSO4, हराकसिस कहा जाता है ना, चाय बनाने में। पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा, है ना, तो इसको लाल दवा पता ही आपको, जीवाणु को मारने के लिए, उसको मतलब विलियन उसका गुलाबी रंग का बनता है। क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 5H2O, नीला थोथा कहते हैं ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना ना। क्यूप्रिक सल्फेट, नीला थोथा, नीला थोथा का फॉर्मूला पूछ लेंगे ना। क्यूप्रिक सल्फेट तांबे का सबसे प्रमुख यौगिक है, कीटाणु नाशक के रूप में, विद्युत लेपन में, विद्युत सेलों में, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड, चूहा विष रेड पॉइजन में जिंक फॉस्फाइड होता है। ये भी होगी सारे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल देख लो। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में कई बार क्वेश्चन आता है। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा में बिल्कुल क्वेश्चन आता है। सिल्वर नाइट्रेट, जो मतदाता की अंगुली पर स्याही लगाते हैं ना, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल देख लो। सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है, मतलब सबसे ज्यादा पीट के उनको महीन चादरों में डाला जा सकता है, तभी तो गहने बनते हैं ना, सबसे अधिक आघातवर्ध है। सोना सबसे अधिक तन्य है, इतना तन्य है कि 1 ग्राम से बहुत किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, तो सबसे अधिक तन्य होता है। चांदी है ना, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी, है ना। चांदी की अगर तार बना दिए जाए ना खंभों पे के बीच में, तो अपनी जो विद्युत का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन चोर नहीं छोड़ेंगे ना फिर। चांदी बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ये देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बिल्कुल अपन सोडियम पोटेशियम तो ऊपर पढ़ के आए, बहुत ज्यादा ज्वलनशील क्रियाशील सोडियम पोटेशियम, लेकिन ये तीनों लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम है कि इनको चाकू से काट सकते हैं ना। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखो अधातु सामान्यतः मतलब कम चमक होती है धातुओं में, है ना। देखो, लेकिन आयोडीन है ना, वो अधातु होते हुए भी धातुओं की तरह चमकीला होता है। मतलब धातु धातु में डिफरेंस की बात करें तो अधातु है वो कम चमकीली होती है, लेकिन आयोडीन है ना, वो धातुओं की तरह चमकीला होता है ना। पोटेशियम अपन बिल्कुल ऊपर पढ़ के आए, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जबकि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील, ठीक है। बिल्कुल देखो, सोडियम पोटेशियम अपने ऊपर बता दिया, केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, नहीं वो ज्वलनशील होते हैं बहुत ज्यादा। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक है। हल्का धात्विक तत्व लिथियम, है ना, बिल्कुल फैक्ट है। अब देखो, गोल्ड प्लेटिनम, प्लेटिनम जिसको सफेद सोना भी बोलते हैं, गोल्ड प्लेटिनम जिसको सफेद सोना भी कहते हैं, सिल्वर मरकरी और तांबा, ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, मतलब बहुत कम क्रियाशील है, इसलिए उनको उत्कृष्ट धातु बोला है ना। ये उत्कृष्ट धातु हो गई। टाइटेनियम, जो इतने भी मतलब जो लड़ाकू विमान वगैरह हैं वो टाइटेनियम के बनते हैं, इसलिए इसको रणनीतिक धातु बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीज, भले ही मत पढ़ना, ठीक है, भले ही मत पढ़ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देख लो, पारा धातु के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है, जो अपने दांत में केविटी होते हैं ना, उसमें अमलगम भरते हैं, वो चमकीला चमकीला होता है ना वो अमलगम, तो वो बस पारा धातुओं के साथ अमलगम बनाता है, लेकिन लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, लोहे के साथ, है ना। ये देखो, शीशा या लेड मतलब का उपयोग गोली बनाने में होता है ना। शीशा या लेड का उपयोग बिल्कुल एग्जाम में आया कि किसी आदमी को गोली लगी, उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, वो किसके कारण हुआ, वो लेड के कारण हुआ, वहां पे नहीं लिखा था कुछ भी, लेकिन अपने को पता है कि गोली लेड की बनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, शीशा लेड गोली, मतलब गोली है वो शीशा या लेड की बनी होती है, ठीक है। धातु जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, आर्सेनिक, ठीक है। सर्वाधिक कठोर धातु अपने ऊपर पड़ के हैं, सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु टंगस्टन, ठीक है।
बिल्कुल देख लो, एक्वारेजिया फॉर्मूला भले ही मत याद करना, ठीक है, ये भले ही मत याद करना एक्वारेजिया, क्योंकि अपने अम्ल और क्षार नहीं दे रखे है ना। तो एक्वारेजिया क्या करेगा, सोना और प्लेटिनम को, देखो एक्वारेजिया वो सोना और प्लेटिनम को गला सकता है लेकिन चांदी को नहीं गलाता। तो पहला काम तो क्या करेगा, सोने और चांदी को अलग अलग करने में एक्वारेजिया काम आता है। दूसरा क्या काम करेगा, ये सोने और चांदी के आभूषणों को चमकाने, ओबियसली चांदी तो इसमें विलय नहीं होती ना, सोने के आभूषणों को चमकाने के लिए काम में लिया जाता है। जो गांव में कुछ विलन सा लेके आते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम उसमें जस्ट डुबोते हैं तो वो चमक आ जाती है सोने के आभूषणों में। उनके पास ये होता है एक्वारेजिया, है ना। तो सोने और प्लेटिनम को गला सकता है, चांदी को नहीं, है ना। बिल्कुल है धातु देख लो बस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो ये मत देखना भले ही आवर्त सारणी में, है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जस्ट फटाफट देख लेते हैं। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन, बिल्कुल अभी राजस्थान पुलिस में आ रखा था, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन। भारी जल मत देखना। सिलिकॉन देख लेना, यह धातु है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है, क्योंकि जितनी भी ये मिट्टी वगैरह इसमें सिलिकॉन ही पाया जाता है ना, तो दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हो गया। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त है धातु नाइट्रोजन, जो भी चिप्स वगैरह की थैली होती है ना, उनमें नाइट्रोजन भरा होता है ना। बिल्कुल आगे शायद दिखा भी है ये, ठीक है। फास्फोरस, आतिशबाजी या जो माचिस होती है ना, दिया सलाई, उसमें फास्फोरस का प्रयोग होता है। बस। कठोर जल, जो कठोर जल होता है ना, खारा जल जिसमें अपने साबुन काम नहीं करती, उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बिल्कुल दो ही चीज ध्यान रख लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये घुले होते हैं, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट, है ना, उसके साथ गर्म करते हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं उसको, है ना। उपधातु, देखो कुछ तत्व धातु और उपधातु के बीच के गुण दर्शाते हैं, जस्ट एग्जांपल देख लेना, बाय चांस पूछ ले। उपधातु बिल्कुल दे ही, चार पांच टॉपिक तो दे रखे हैं, तो उनको क्यों छोड़े अपन, है ना। उदाहरण बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। एस्क देख लो, बिल्कुल एस्क देख लो, बिल्कुल आपको मतलब बुकों में बहुत सारे मिलेंगे मन, बट जस्ट वो ही लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल पॉसिबिलिटी है ना। तो देखो मतलब एस्क, जैसे एस्क मतलब जिससे अपन वो निकाल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के एस्क क्या है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम को मैं क्या बोलूंगी, बेचारा। आजकल तो एल्यूमिनियम से मतलब ऐसे करते हैं ना, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना मत बनाओ, है ना। तो एल्यूमिनियम बेचारा, बेचारा है तो क्या करेगा, क्राई करेगा ना, ट्राई करेगा। तो क्या होगा इसके मतलब वो एस कौन सी बॉक्साइट और क्रायोलाइट। कॉपर के क्यूप्राइट, कॉपर क्यूप्राइट और मेलेकाइट, है ना। मतलब कॉपर होता भी सुगला सा है ना, हरा हरा काला काला कैसा, तो मिला है क्यूप्राइट, मेलेकाइट। मरकरी पारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेबार, मरकरी पारा का सिनेबार। लेड सीसा का इंपॉर्टेंट है, गेलेना। आयरन का तो अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है। यूरेनियम का पिंच ब्लेड और थोरियम का मोनोजाइट। बिल्कुल सारे बस जो काम के हैं इंपॉर्टेंट है वो लिए हैं। सोने का देख लो, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। मिश्र धातु थोड़ा सा बस आपको याद करा देती हूँ, जो सेकंडों में याद करते देखो, है ना। मिश्र धातु जैसे अपन कांसा, अपन बिल्कुल अपनी प्राचीन सिंधु जो अपनी कालीबंगा सभ्यता पे चलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता उस टाइम क्या करते थे, वो कॉपर में क्या मिलाते थे, उनके पास कौन सी भटियां थी, किसके अवशेष मिलते हैं, टीन गलाने की भटियां। तो देखो कांस्य में क्या हुआ, कॉपर में क्या मिलाया उन्होंने, टीन। टीन मिलाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं ना, तभी तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, है ना। तो कांसा के लिए क्या मिलाया, कॉपर में टीन, है ना। अब जैसे कांसा और पित्तल दोनों को याद रखेंगे, मतलब साथ याद रखेंगे। कांस्य के लिए उन्होंने कॉपर में टीन मिलाया, तो पित्तल के लिए कॉपर में जिंक, है ना। बिल्कुल अब कंफ्यूज थोड़ी हो गए। तो कांस्य के लिए कॉपर में टीन, पित्तल के लिए कॉपर में जिंक। एक ये फ्यूज तार, पहले तो जैसे फ्यूज तार ही होता था, जैसे ही वर्कलोड बढ़ा वो फ्यूज उड़ गया, है। आजकल तो फ्यूज तार कम हो गया, तो फ्यूज की जगह एमसीबी आ गई, वो है ना, एमसीबी डाउन हो जाती है। तो जस्ट 2 मिनट, है। बस आई आई तू भी खा ले, है ना। देखो फ्यूज तार, फ्यूज तार मतलब सीसा और टीन, पीबीएसएन। पहले तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था एग्जाम्स का, है ना। तो पीबी फ्यूज तार, पीबी और एसएन का मतलब सीसा और टीन का। स्टेनलेस स्टील, बिल्कुल देखो कैसे याद रखेंगे, स्टेनलेस स्टील किससे बना रहे हैं, आयरन से। अब स्टेनलेस स्टील क्या होगा, आयरन के कंपेयर ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा चमकीला होगा, है ना। तो देखो मजबूत के लिए इसमें क्या मिला है, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन में क्रोमियम मिलाया, क्योंकि उसको मजबूत बनाना था। अब उसको चमकीला बनाना था तो निकिल मिलाया, निकिल एक बहुत चमकीली धातु है
है ना। तो देखो क्या मिलाया आयरन में, क्रोमियम मजबूती के लिए और निकेल उसको चमकीला बनाने के लिए, तो क्या बन गया स्टेनलेस स्टील, है ना। अब देखो दूसरा एक है जर्मन सिल्वर, तो सिक्के वगैरह होते हैं ना जर्मन सिल्वर से बनाते हैं, मतलब वो भी इसलिए अपने को बहुत चमकीला अच्छा बनाना है, तो किससे बनाएंगे, कांसे से तो बनाएंगे नहीं, वो तो सुगला सा होता है ना, ऐसे काला सा हरा सा, है ना। तो देखो कांसे से नहीं बनाएंगे अपन, किससे बनाएंगे, पित्तल से, पित्तल अच्छा होता है ना, सोने की तरह दिखता है। तो देखो जर्मन सिल्वर किससे बनाएंगे, पित्तल, पित्तल मतलब कॉपर और जिंक, ये देखो कॉपर और जिंक, है ना। सिल्वर में क्या, पित्तल में क्या मिलाया और ज्यादा चमकीला बनाने के लिए, निकिल, हो गया ना सारे याद, बस, है ना। अब देखो तत्व ओबियसली अपने पढ़ ही लिया, जो मतलब तत्व है पारा और ब्रोमीन, मतलब ये देखो ये तो धातु है और ये अधातु है, लेकिन ये दोनों द्रव अवस्था में है, ठीक है, पारा और ब्रोमीन, ठीक है। ये देखो बोई केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं, है ना। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, एक मिनट शायद ज़्यादा ही बड़ी क्लास होगी, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, है ना। प्रकाश का परावर्तन आपके सिलेबस में जस्ट प्रकाश का परावर्तन देख रखा है, तो अपन जस्ट यही पढ़ेंगे, बस ये लास्ट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है इसमें, कि जैसे कि कोई सतह है उस पर कोई किरण आई वो इसी दिशा में लौट गई, तो इसके तीन नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के, कि ये प्रकाश की आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक तल में होंगे। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों बराबर होंगे। जो ये कि जिस किरण से ये किरण जिस आवर्ती और वेग से आ रही है, उसी जो परावर्तित किरण है उसकी भी आवर्ती और वेग इतना ही होगा, बस यही है परावर्तन, ठीक है। तो बिल्कुल देखो प्रकाश की किरण किसी चीकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। देखो परावर्तन के नियम, वही आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। परावर्तित किरण मतलब परावर्तित किरण की आवर्ती और चाल अपरिवर्तित रहती है, जितनी आपतित किरण की थी उतनी ही परावर्तित किरण की रहती है, चाल और आवर्ती में चेंज नहीं होता, है ना। और जितना वो आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण, बस आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका परावर्तन खत्म हो गया। जस्ट थोड़ा सा फिर भी और पढ़ लेते, जस्ट बेचारा छोटा सा टॉपिक दे रखा है ना। देखो समतल दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ना इसका उदाहरण है परावर्तन का, है ना। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे सबसे अच्छा परावर्तक पूछ सकते हैं, तो वो होगा समतल दर्पण। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लो, बिल्कुल समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं ना, तो वो कैसे बनता है, कांच की पट्टी पे पीछे किसी का लेप करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 का लेप करके अपन दर्पण, अपने को दर्पण मिलता है जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब के लिए बस थोड़ा देख लो, प्रतिबिंब कैसे मिलता है अपने को, अपन शीशे में देखते हैं, तो ओबियसली आभासी, सीधा, है ना, बिल्कुल आभासी, रियल थोड़ी होता है, आभासी सीधा, जितने अपन है उतना ही बिल्कुल अपने बराबर। तो देखो ये लिखा है आभासी सीधा, वस्तु के बराबर, है ना, वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा, ये कान उधर दिखेगा, ये कान उधर दिखेगा, बस क्या होगा पार्श्व उल्टा, और जितनी दूरी पर बिंब, बिंब मतलब वस्तु, जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब, बस ये उसके वो हो गए, बस उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब, ठीक है। और पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की लंबाई से जो कांच की लंबाई है वो आधी होनी ही चाहिए, ठीक है, कम से कम आधी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हो गए। देखो अपवर्तन आपके नहीं दे रखा, अपन नहीं पढ़ेंगे, पिछली बार मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया था, लेकिन फिर भी कोई पढ़ना चाहे तो इतना सा देख लेना कि जो मतलब जितनी भी आभासी चीजें होती है ना, तल का ऊपर उठा दिखना, जो छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, वो सारी इसमें आती हैं, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन जरूर देख लेंगे क्योंकि परावर्तन दे रखा है। तो देखो अपवर्तन परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश ऐसे जाता है ना। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश ऐसे जाता है, अगर ये विरल माध्यम से मतलब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो ये ऐसे होगा। फिर मतलब मान लो कोई किरण ऐसे आई तो वो इधर जाने की बजाय इधर ही लौट जाएगी, वो है पूर्णांतरिक परावर्तन। जस्ट ज्यादा नहीं दिमाग में रखना, इस ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, बस आपको पूछेंगे तो, है ना। तो बस इसके लिए कंडीशन क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, बस, है ना। तो बस 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 यही है, बस इसका मैन तो, है ना। तो वो किरण है वो दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में लौट जाएगी, वो पूर्णांतरिक परावर्तन है। तो जितने भी चमकीले वाले उदाहरण है ना, वो पूर्णांतरिक परावर्तन के होंगे, चमकीले वाले उदाहरण बिल्कुल देख लो, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखना, रेगिस्तान में मरीचिका ऐसे, मतलब कहीं ऐसे, या रेगिस्तान में या कहीं ऐसे सड़क ऐसे चमकती दिखती है ना गर्मियों में, ऐसे लगता है वहां पानी है,
तो वो चमकीला दिखना, रेगिस्तान की मरीचिका या पानी होने का भ्रम, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, सारे चमकने वाले पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, बस प्रकीर्णन नहीं पढ़ेंगे अपन, नहीं दे रखा। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन 2 मिनट में कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है ना। भौतिक देखो, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन सामान्य तो उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब फिर से उसी स्टेट में जा सकते हैं, है ना। उत्परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब फिर से उसी स्टेट में जा सकते हैं, है ना। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बिल्कुल आप देख लेना। शक्कर या चीनी को पानी में घोलेंगे, है ना, जैसे मोमबत्ती का जलना। अब कोई बोलेगा मोम बन गया है, मोम बन गया तो क्या फिर से उसको मोमबत्ती बना लो ना, है ना। कांच का टूटना, है ना, ऐसे वाले उदाहरण। ठीक है, कोई चीजों को गला के मतलब फिर से बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल मतलब देख लेना आप, कोई बड़ी बात नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में मतलब जैसे रासायनिक परिवर्तन देख लो, इसमें क्या होता है कि नए पदार्थ बनते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय नहीं होते हैं, मतलब स्थायी होते हैं, मतलब उनको वापस से पहले वाली स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके जो मतलब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है ना, उनकी संगठन में परिवर्तन हो जाता है, आणविक संरचना में परिवर्तन होता है ना। तो बिल्कुल उदाहरण ही पूछते हैं, बस उदाहरण मिलते हैं आपको, बिल्कुल कुछ ही नहीं पूछेंगे। जैसे कि गंध में परिवर्तन, ओबियसली कोई नई गंध आएगी तो ओबियसली पता चल जाएगा नया पदार्थ बन गया, है ना। कोयले या ईंधन या लकड़ी का जलना, है ना, जलने वाले सारे उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के। जलने पे ओबियसली नया पदार्थ ही बनता है, पहले वाला पदार्थ थोड़ी ले आओगे, है ना। तो कोयले या ईंधन या लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, सेब का भूरे रंग में बदलना, ये दोनों मतलब जंग लगना या भूरे रंग में बदलना आयरन ऑक्साइड के कारण होते हैं ना। दूध से दही बनना, सब्जी का पकना, फलों का पकना, है ना, बिल्कुल हो गए। संसारण अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण देखो, लोहा वायुमंडल में ऑक्सीजन और आर्द्रता से विक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, बिल्कुल ऊपर पड़ के आया Fe2O3, है ना। चांदी का काला पड़ना सिल्वर सल्फाइड के कारण, तांबे पर हरे रंग के पदार्थ का जमना, है ना। देखो, स्टील की चमक कम होना, ये देख लो कुछ मतलब जैसे तेलीय सामग्री वगैरह है ना, वो खराब हो जाती हैं, तो ओबियसली उनके जो खराब होने से बचाने के लिए, उनका अपचयन, उनका संसारण रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, प्रतिऑक्सी कारक मिलाते हैं। और यही देखो, वो जो ऊपर अपन बोल के आए हैं, जो चिप्स वगैरह की थैली होती है ना, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ना। ये सदलेपन भी देख लो, बस जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर जस्त या जिंक की परत चढ़ाना, ये सदलेपन कहलाता है। तो आपके सारे 100% इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं। शायद क्लास थोड़ी लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी क्लास होगी, बट कोई नहीं, प्लीज़ बिल्कुल 100% रिवीजन हो जाएगा, तो करो आप, है ना। थैंक यू।